आज फिर से बाजार में है रिकॉर्ड बनने का दिन और शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद शानदार रिकवरी और नए हाईस की तरफ ट्रेड करते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटे का कैसा रहेगा एक्शन और क्या करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, बाजार का मूड माहौल तो बढ़िया है और नए रिकॉर्ड्स अभी भी आते हुए दिख रहे हैं, पर थोड़ा आज मूड खराब हो गया। एक्स्ट्रा स्माइल करना पड़ रहा है इस चक्कर में, एक्चुअली मैच के चक्कर में बड़ी मुश्किल से अच्छा हुआ ये तो मैच थोड़ा आधा पौन घंटा पहले खत्म हो गया, नहीं तो शो के तुरंत पहले खत्म होता तो हंसी भी नहीं और खराब हो जाता। हाँ मतलब, लेकिन ठीक है, ये समझ सकते हैं कि ट्रेंड मजबूती का है जी, इंडियन टीम का भी मार्केट की तरह, बैंक निफ्टी की तरह जो छोटे मोटे इंटरमीडिएट करेक्शन जो आते हैं जी, उसके बाद वापस से लय पकड़ ले भाई, अगले टेस्ट में थोड़ा समझ जाना और फिर वही ऑस्ट्रेलिया वाला, क्योंकि जीतना इसलिए भी जरूरी नहीं तो टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग चली जाएगी, वो हमें जो फाइनल खेलना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो उसके लिए वो जीतना जरूरी है। बट आज तो मामला सरेंडर का ही हो गया वो। हाँ सर, मतलब जितने अच्छे सुबह लग रहे थे उतने ही फिर वीक लगने लग गए। हाँ मतलब आप 36 ऑल आउट हो ऑस्ट्रेलिया में और 5वें दिन यहाँ पर ऐसा खेलें चेपॉक में, लगभग बराबर है, लगभग मतलब कहीं दिखा नहीं कोहली को छोड़कर कि किसी की इच्छा है जीतने की, थोड़ा बहुत पंत सोच लो, बट ठीक है, अब जो है क्रिकेट है, क्रिकेट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसलिए मैंने 11 बजे जब हम शो खत्म कर रहे थे तभी पहले लोगों को चेता दिया था मैच देखना मत, मूड खराब होगा, मार्केट ही देखिए वाह, देखने लायक तो स्क्रीन है हमारी। अच्छी बात यह है मार्केट के मूड माहौल पर कोई असर नहीं पड़ा है सर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब तक की बड़ी बातें आपके सामने रख दी जाएं और उसके बाद हम आगे करेंगे चर्चा। तो बड़ी बातों में अगर आप देखें तो बाजार पूरे एक्शन में इस वक्त आपको नजर आएगा, खुलते ही लगातार 7वें दिन तेजी का माहौल और आज फिर से नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखे। पहली बार 15,200 के दर्शन आपकी स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं, न सिर्फ 15,200 बल्कि 15,250 भी निफ्टी ने पार किया है। 36,400 के आसपास जो एक रुकावट का लेवल बना हुआ है, उस रुकावट के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचा है, फिर से शानदार रिकवरी। लेकिन आज भले निफ्टी आपको ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा हो, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो बैंक निफ्टी है और सेंसेक्स देखिए 52,000 के करीब बढ़ने की कोशिश करता हुआ, तो बेहतरीन तेजी यहां तक होती हुई दिखी है। बैंक, इंफ्रा, मेटल, रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। इंडेक्स ये सारे के सारे 1% मजबूत है और डाउ फ्यूचर्स फिसलकर सपाट है, कोई खास एक्शन नहीं है। यूरोप 4% कमजोर है, सुस्ती मानेंगे हम उसे, तो यूरोप सुस्त है, अमेरिका सुस्त है, हम एकदम चुस्त दुरुस्त है सर। हाँ बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन बाजार में चल रहा है और आप देख रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स तीनों में ही जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट सर, अगर मार्केट एक्शन देखें, नए रिकॉर्ड है, अब 250 के ऊपर भी निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है और जो निचले स्तरों से रिकवरी आई है सुबह के, वो तो शानदार ही है सर। दीप, जब सुबह शो खत्म करते वक्त हम यही बात कर रहे थे कि जो रिकवरी आई है वो बहुत कमाल की है। मेरे ख्याल से 10:40-42 के आसपास की बात है कि तब करेक्शन पूरा करके जो बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली है, वो देखो निफ्टी आपका मूड माहौल ठीक करता है जी, अगर मजबूत है तो अच्छा फील होता है, लेकिन जो जोश चाहिए है ना, हाउ इज जोश, वो जोश आपको बैंक निफ्टी था, कम से कम मेरे को बताता है ऐसा। तो बैंक निफ्टी जब घूमता है और मजबूती से ऊपर जाता है तो जोश बहुत बढ़ जाता है। और आज सबसे बढ़िया बात यही, दोनों का चार्ट देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखिए, जो बैंक निफ्टी ने सुबह सुबह वो एकदम लाल 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 जो दिखाया है और वहां पर सारी लॉन्ग पोजिशंस कम हुई, कुछ शॉर्ट पोजिशंस बनी और 35,650 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से वहां से घुमा है और वहां से आप देखिए लगभग 700-800 पॉइंट की तेजी हो चुकी है, तो बहुत ही परफेक्ट। और इसीलिए जब हम उस समय ये बात कर रहे थे कि देखिए अब इसके नीचे नहीं जाएगा, अब इसके नीचे क्योंकि अब जो 36,000 पार किया और आज का टारगेट 36,400 का, 36,400-450 का वो आ चुका है, 36,600 का दूसरा टारगेट है और उसके बाद लाइफ टाइम हाई का वो कल तक के लिए रखते हैं, बिल्कुल कल तक के लिए रखते हैं, क्योंकि डाउ सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर डाउ थोड़ा, अगर आखिरी घंटे में अगर डाउ 100 पॉइंट 150 पॉइंट बढ़ जाए तब तो दीप हो सकता है हम 36,600 की तरफ आज ही बढ़ जाए, नहीं तो अब से लेकर एक्सपायरी तक नए हाइस की तैयारी बैंक निफ्टी पर भी है, जो हमने सुबह कहा उस पर मैं अभी भी कायम हूँ, बिल्कुल मजबूती है, लेकिन अब थोड़ा रुक कर, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो थोड़ी आज के लिए डन फॉर, आज के लिए रुक कर है, बट वैसे ट्रेंड बरकरार, आज नीचे से 700-800 पॉइंट बढ़ना ही अपने आप में काफी है। सही बात है सर, बड़ी मूव आती हुई दिखी है बाजार में और सुबह से ही दमदार यहाँ पर एक्शन भी बन रहा है। चलिए एक्शन को फिर आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कौन से अहम ट्रिगर्स हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर।
वरुण और साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स जहां पर आपकी नजर है? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। कई सारे ट्रिगर्स हैं और रिजल्ट्स तो हैं ही जिस पर फोकस है। निफ्टी स्पेस में अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील के नंबर्स पर फोकस है हमारा। इसके अलावा एमजीएल, बर्जर पेंट्स, मुथूट फाइनेंस, टोरन पावर जैसे तमाम कंपनियों के नतीजे अब भी आने बाकी हैं। ट्रिगर्स, एमएससीआई इंडेक्स की तिमाही रिव्यू लिस्ट आज आने वाली है। भारतीय एयरटेल रिव्यू का हिस्सा हो सकता है तो इस पर फोकस है। टाटा कम्युनिकेशंस पर फोकस रखेगा। हिस्सा बिक्री पर मर्चेंट बैंकर्स दीपम को प्रेजेंटेशन देंगे तो इसके बाद स्टेक सेल पर क्लैरिटी आती हुई दिख सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक कुछ ही मिनटों में होने की संभावना है और साथ ही पावर सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 3:30 बजे होने की संभावना है जिस पर हमारी नजर रहेगी। कल निफ्टी स्पेस में टाइटन, आइशर मोटर्स, गेल, हिंडाल्को जैसी कंपनियों के नंबर्स हैं। पेज इंडस्ट्री, औरोबिंदो फार्मा, बाटा, इंद्रप्रस्थ गैस जैसे नंबर्स वायदा बाजार में आते दिखेंगे। ट्रिगर्स, फोर्टिस हेल्थ केयर मामले में कल यानी कि 10 और 11 फरवरी के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर फोकस कीजिएगा, नतीजे तो है ही, साथ ही अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक भी होने जा रही है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग बायबैक पर बोर्ड बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने जा रहे हैं। कल 4 बजे का इवेंट है, इस पर भी फोकस रहेगा। गुरुवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, साथ ही निफ्टी स्पेस में कोल इंडिया, आईटीसी, पावर ग्रिड के नतीजे। वायदा बाजार में बॉश, एसीसी, अशोक लेलैंड, एमआरएफ, पीएफसी, पेट्रोनेट, एलएनजी जैसी कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। इन्फीबीम एवेन्यूज पर नजर रखिएगा, नतीजों के साथ बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक है। आईटीसी अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है और ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट भी है। 11 फरवरी से चीन में एक हफ्ते की छुट्टी होने जा रही है स्प्रिंग फेस्टिवल के चलते, तो एक हफ्ते की छुट्टी चीन के बाजार में रहेगी और साथ ही वेदांता एनसीडीज के जरिए 500 करोड़ तक जुटाने पर एक बोर्ड बैठक कर सकती है तो इस पर भी फोकस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों ट्रिगर्स जहां पर रखनी नजर। आइए आपको बता देते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स वरुण के साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके रडार पर रहनी चाहिए, क्योंकि खबर ये है और ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उन पे होगा। IRCTC की खबर ये है कि रेल मंत्रालय जो है वो एक कैबिनेट नोट जो है उन्होंने जारी किया है। स्टेशन यूज़र डेवलपमेंट फ़ी पर यह कैबिनेट नोट जो है वो जारी किया गया है। इरकॉन इंटरनेशनल, यहाँ बोनस और अंतरिम डिविडेंड पे 15 तारीख को बोर्ड की बैठक है और क्या देखिए सरकारी कंपनियां बोनस भी देने लगी है। इसके अलावा ऑटो कंपनीज, यहाँ पे फाड़ा की तरफ से बयान आया है कि जो पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उसमें 4.5% की गिरावट हुई है और जो ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन है उसमें करीब 11.1% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। वहीं एलेम्बिक फार्मा, इस कंपनी की एक सब्सिडरी, उसको कैंसर की दवा के लिए USFDA से मंजूरी मिली है। NMDC ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 2 से 3 दिनों में जो डोनिमेलाई माइंस है उसमें कामकाज शुरू होने वाला है। एस्ट्राजेनेका, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि सरकार ने 1 करोड़ और कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसका ऑर्डर दिया गया है। IOB, ये जो बैंक है वो घाटे से मुनाफे में आया है। 213 करोड़ का मुनाफा बैंक ने किया है। NPS में कमी आई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुनाफा 155 करोड़ से बढ़ के 165 करोड़, NPA 5.6 से घट के नेट NPA जो है 4.7%, ग्रॉस NPA 17.4% से घट के 16.3%। फर्स्ट सोर्स, मुनाफा 89 करोड़ से बढ़ के 121 करोड़, मैक्स फाइनेंशियल, मुनाफा 105 करोड़ से बढ़ के 175 करोड़। यहाँ लेकिन प्रोविजनिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। राणे होल्डिंग, घाटे से मुनाफे में एक कंपनी आई है। 3 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 40 करोड़ का मुनाफा है। JBM ऑटो, मुनाफा 16 करोड़ के मुकाबले 22 करोड़ बढ़ा है। बोदल केमिकल्स, मुनाफा अच्छा खासा यहाँ भी बढ़ा है। इंडोको रेमेडीज में भी 9 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 25 करोड़। अंजनी पोर्टलैंड, यहाँ पे देखिए बेहतरीन नतीजे हैं, मुनाफा 6 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़, मार्जिन 15% से बढ़ के 28% पे आए हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, 4 करोड़ शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है सुबह सुबह। और आखिरी में एक और नतीजा वो है गुजरात फ्लोरो का। यहाँ भारी भरकम घाटा किया है कंपनी ने 480 करोड़ का, क्योंकि टैक्स पे खर्च बढ़ गया है। 580 करोड़ का तो टैक्स पे खर्च ही है इसके लिए। ओके, तो ढेरों नतीजे हैं जो हम देख भी रहे हैं कि नतीजों की लंबी लिस्ट है। आइए इस एक्शन को फिर आगे बढ़ाएं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स अभी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी दोनों हमारे साथ हैं, वागले साहब हैं, सुमित जी हैं और साथ ही नितिन मुरारका साहब भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बाजार में भरपूर एक्शन और ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी देख रहे हैं, ऐसे जैसे कि हम बाजार को भी नए हाई पर इस समय आते हुए देख रहे हैं। टाटा केमिकल्स, इस पर है बड़ा उछाल। कुणाल जी जरा इसकी चार्ट पर नजर डालें। 7% की तेजी टाटा केमिकल्स पर आज दिख रही है। 650 के लेवल्स पर पहुंच चुका है स्टॉक। क्या चल रहा है इस चार्ट में सर?
देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। दीपांशु, स्टॉक वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है लगातार, लेकिन जो अभी आज ब्रेकआउट हुआ है 550 रुपए के ऊपर, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, तो इस स्टॉक में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लाइफ टाइम हाई के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मेरी राय में 650 तक भी स्टॉक चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके पास है बिल्कुल बने रहें, और मान लीजिए कुछ स्लाइड होता है नीचे तो वहां पर खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स। नज़र रखिए उस पर नज़र रखिए। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, अब 15,250 की तरफ एक निफ्टी मूव फिर से करते हुए आपको दिख रहा है, तो एक्शन वहाँ पर आ रहा है। टोरेंट पावर, इसके आने वाले हैं आज नतीजे, और नतीजों से पहले थोड़ा स्टॉक एक्टिव होते हुए दिख रहा है। देखते हैं नतीजे अनुमान मुताबिक या फिर उससे बेहतर आते हैं कि नहीं। पावर स्टॉक्स पिछले 2-3 दिनों से आपको एक्शन में दिखे हैं, और देवांशी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। किस तरह से आ सकते हैं टोरेंट पावर के नतीजे, एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं तब तक सुमित जी के साथ। सुमित जी बताएं, टोरेंट पावर क्या कह रही है चार्ट सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। टोरेंट पावर के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ने लोअर लेवल से तेजी दिखाने का शुरुआत किया है। आज स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है और पिछले 3-4 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं, तो टोरेंट पावर में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 340 से लेके 350 रुपए तक का अपसाइड मूव टोरेंट पावर में देखने को मिल सकता है। आपके लिए टोरेंट पावर पर राय। नजर रखिए इस चार्ट पर। थोड़ा नतीजों से पहले आप यहां पर एक्शन देख रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, वापस 50 के ऊपर 51 के पार जाते हुए दिख रहा है इस समय स्टॉक। नितिन जी भी हमारे साथ हैं। नितिन जी गुड आफ्टरनून सर। बैंक निफ्टी पर आपसे चर्चा करेंगे, एक बार जरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी नजर डालें। मूव आ रही है स्टॉक में, कोई ट्रेड बनते हुए दिखता है सर? देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक तो जब रोल ओवर्स हो रहे थे तो ये टॉप 5 रोल ओवर्स में था, यानी कि रोल ओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं, और इसका मतलब है कि फरवरी मंथ में ये हो सकता है 55-60 रुपीज़ की तरफ जाने को बिल्कुल तैयार है। ये मैं रोल ओवर्स डेटा के बेसिस पे लेकर के चल रहा हूँ, और आज इसमें प्राइस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट सबका एडिशन है, तो ये लग रहा है कि ऊपर जाएगा और इसमें बाय करके चलना चाहिए। इसमें कॉल ऑप्शंस भी आपको मिल सकती है, 50-50 या उसके आसपास की कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट 55 के होंगे और स्टॉप लॉस 49 का होगा। मुथूट फाइनेंस के नतीजे आ रहे हैं। शुक्रिया नितिन जी। बैंक निफ्टी पर आपसे बात करेंगे, पर इस बीच मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, तो एक बार जरा वहां पर नजर डाल लेते हैं। मुनाफा आया है बैंक का 991 करोड़ का, अनुमान 930 करोड़ का था, तो देखिए अनुमान से बेहतर मुनाफा आते हुए दिख रहा है जहां तक मुथूट की बात है। अच्छी तिमाही का ही अनुमान है जहां तक सारे गोल्ड फाइनेंसर्स की बात है। 930 करोड़ का मुनाफा है, बढ़कर 991 करोड़ का मुनाफा है, 803 करोड़ रुपए से बढ़कर मुनाफा है, तो दमदार मुनाफे का फिगर आते हुए दिखा है जहां तक मुथूट फाइनेंस की बात है। कैलकुलेटेड एनआई की अगर हम बात करें तो लगभग 1730 करोड़ के आसपास का अनुमान हम लगा रहे हैं। पिछली बार 1590 करोड़ का था, तो वहां पर एक नजर रखनी पड़ेगी, और साथ ही जो लोन बुक की ग्रोथ है उस पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। जो फर्स्ट ट्रेंड आ रहा है मुनाफे का मुथूट फाइनेंस के लिए, वो अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखा है 991 करोड़ का। स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। कुणाल जी और नंबर्स का हम वेट कर रहे हैं, तब तक जरा एक बार चार्ट पर नजर डालें मुथूट फाइनेंस। देखिए एक ब्रेकआउट आता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आ रहा है दीपांशु, और एक रेजिस्टेंस थी इंट्राडे में 1205 रुपए के आसपास, वो टूटती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम पिछले कुछ मिनटों में बहुत जबरदस्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक ऊपर का लेवल इसमें आता हुआ दिखेगा। 1225 पर एक मामूली सा कंजेशन है, ये लेवल्स निकल जाएं तो फिर मुझे लगता है कि 1250 1260 के लेवल्स का रास्ता साफ हो जाएगा। तो 1225 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है ये स्टॉक 1260 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो 1225 के ऊपर खरीदें अगर ये उसके ऊपर टिक जाता है। स्टॉप लॉस 1210 पर। ओके, तो स्टॉप लॉस 1210 का रखना है जहां तक मुथूट फाइनेंस का सवाल है। नतीजे अच्छे ही आते हुए दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, थोड़े और डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट्स जोरदार दिख रहे हैं, जोरदार दिख रहे हैं, बहुत ही तगड़े हैं एक्चुअली, क्योंकि मुनाफा अगर आप देखिए ऑलरेडी अच्छे नतीजों का अनुमान हो और उसके बाद रिजल्ट और दमदार आए तो कहने ही क्या। तो यहाँ पर 16% मुनाफे का जम का अनुमान था, उसके सामने अगर 930 के सामने 990 करोड़ आया, राइट जी सर। और आय गजब की आती दिख रही है। 1734 करोड़ का अंदाजा था,
और 2320 एक बार नहीं, अच्छा सॉरी, टोटल इनकम ओके 2663 का अंदाजा था, तो 2765, तो आय भी बड़ी मजबूती के साथ, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही बड़ी मजबूती के साथ आते दिख रही है। तो मुथूट फाइनेंस बड़े दमदार रिजल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये रिजल्ट है तगड़े, और देखते हैं कि और आगे लोन डिस्बर्समेंट्स के आंकड़े क्या आते हैं, लेकिन ये बहुत ही दमदार और मजबूत नतीजे कहे जा सकते हैं मुथूट फाइनेंस के, जो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। परफॉर्मेंस शानदार है, अनुमान अच्छे नतीजों का था, उसके बावजूद बीट आई है, ये तगड़ी बीट है जो आपके सामने आती दिख रही है। तो मुथूट फाइनेंस शानदार रिजल्ट्स ये आते दिख रहे हैं। 1225 के ऊपर कुणाल जी बोल रहे हैं, कुणाल जी 1225 के ऊपर के एक बार फिर से लेवल्स बताएं जरा। अनिल जी देखिए, 1225 जैसे ही स्टॉक पार करेगा तब इसमें आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। चार्ट बहुत जबरदस्त है और इंट्राडे में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो 1225 के ऊपर जैसे स्टॉक टिक जाता है तो फिर 1260 और फिर इवेंचुअली 1300, जो कि इस रेंज का अपर एंड है, वहां तक ये स्टॉक जाएगा। तो मेरी राय में 1225 के ऊपर खरीदें, 1210 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, और पहला टारगेट 1260 का, इवेंचुअल टारगेट 1300 रुपए। 1225 के ऊपर 1260 और 1300, वाह बड़े टारगेट है। तो इन बड़े टारगेट की तैयारी कीजिए। एक बार 1225 पार होने के बाद ये स्टॉक कमाल दिखाने के लिए तैयार। तो जबरदस्त यहां पर तैयारी है मुथूट फाइनेंस के लिए। नतीजे तो बेहद शानदार है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है मुथूट फाइनेंस में। ये है आपके लिए रिजल्ट्स, और इस बीच नितिन जी भी तैयार है। नितिन जी आपके लिए बिगुल जी, निफ्टी की स्ट्रेटजी और बैंक निफ्टी दोनों की थी। ओके, तो ये है आपके लिए बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। तो क्लोजिंग शो का पहला बिगुल नितिन जी का नाम, नितिन जी बताइए। जी यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 15,200 की कॉल ऑप्शन, जो 115 116 ऐसे मिल रही है। ये एट द मनी कॉल ऑप्शन या स्लाइटली इन द मनी कॉल ऑप्शन आप बोलिए इसको, और इसको हम खरीद के चलेंगे, और इसके टारगेट 150 160 ऐसे टारगेट होंगे। और स्टॉप लॉस हम इसका रखेंगे 90 रुपये का, यानी मैं 25 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ और करीब 30-35 रुपये ऊपर के टारगेट रख रहा हूँ। तो ये तो निफ्टी में हम कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी में हम बुल कॉल स्प्रेड करेंगे, यानी कि बैंक निफ्टी में एट द मनी कॉल यानी 36,400 की कॉल ऑप्शन लेकर के और 36,700 की कॉल ऑप्शन हम बेचेंगे, जो 130 रुपये के डिफरेंस में आपकी बनेगी। इसका स्टॉप लॉस आपको 90 रुपीज़ का रखना है और टारगेट करीब 250 रुपये का रखना है। तो ये दोनों में बुल कॉल स्प्रेड है। और मेरी स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक अनिल जी ये है कि आज भी मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में एक तो शॉर्ट पोजीशन काफ़ी है, और उसके बाद आज बैंक निफ्टी में 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन फिर से ऐड हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। और जो निफ्टी के टॉप स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, आईटी में दोबारा से कुछ पिकअप सा दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है, आईटी में दोबारा से पिकअप आ रहा है, रिलायंस ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है। तो नेक्स्ट जो रैली आनी चाहिए वो 15,350 तक हम जा सकते हैं। 100-150 पॉइंट की रैली, यानी 15,400 भी हो सकती है। और बैंक निफ्टी 36,800 36,900 ऐसे नेक्स्ट 2-3 दिनों में हो सकती है। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर जाने के संकेत दे रहे हैं और बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। 36,400 की कॉल खरीदें और उसके सामने 36,700 की कॉल बेचें। ये है आपके लिए एक स्प्रेड ट्रेड जो बनकर आया है बैंक निफ्टी पर। 400 पॉइंट्स की तेजी अब बैंक निफ्टी पर है। 36,400 के पार बैंक निफ्टी, जो आपने लेवल्स बोले थे सर, बिल्कुल वो तो आ रहे हैं। ओके, और इस बीच विश्वेश जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, वो भी जब शामिल होंगे तो हम उनसे भी राय लेंगे। और दीप मैं भी अपने डेटा तैयार कर रहा हूँ तो बस थोड़ी देर मुझे आप दे दें, तब तक मैं डेटा अपने रेडी कर लेता हूँ। ओके, तब तक कुणाल जी राकेश जी तैयार है। हाँ बिल्कुल, और बिगुल बजाएं स्पेशल पिक का। बताएं सर। दिवांशु, हमारी स्पेशल पिक है जेके लक्ष्मी सीमेंट पर, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, टेक्निकली काफी साउंड है, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, स्टॉक प्राइस लगता है कि बहुत जल्दी में 400 के लेवल को क्रैक करने के लिए एक ओवरवेट खरीदारी की राय है जेके लक्ष्मी सीमेंट पर। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, शॉर्ट टर्म चार्ट देखें या लॉन्ग टर्म, आपको दोनों चार्ट्स पर बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट जेके लक्ष्मी सीमेंट में देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट्स पर देखें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और डेली चार्ट पर 370 के ऊपर एक क्लियर वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो जिस तरह का यहां स्ट्रक्चर है आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए हमने इसको स्पेशल पिक चुना है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 372 रुपए पर, 372 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। पहला टारगेट 400 रुपए का, दूसरा टारगेट 410 रुपए का। तो 410 के टारगेट के लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट में खरीदारी करें। ओके, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट पर आपको करनी है खरीदारी। इस समय एक्शन वहां पर बन रहा है। तब तक कुणाल जी जरा एक बार टीसीआई एक्सप्रेस इसके भी चार्ट्स आप पुल अप करें। नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और अच्छे नतीजे हैं। एक तो छोटा सा डिविडेंड दिया है इन्होंने 2 रुपए पर शेयर का, अंतरिम डिविडेंड है ये माइंड यू। पर मुनाफे की बात करें तो 26 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 33 करोड़ का आते हुए दिखा है कंपनी का। आय में हल्की सी कटौती देखी है, मतलब स्थिर रही है आय एकदम। मुनाफे में आपने थोड़ी सी बढ़त देखी है जहां तक टीसीआई एक्सप्रेस का सवाल है। लॉजिस्टिक्स स्पेस के लिए वैसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी इस क्वार्टर पर, आपने एक्शन नहीं देखा है इस समय ज्यादा इधर। बिल्कुल, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। विश्वेश जी हमारे साथ तैयार हैं और विश्वेश जी के लिए माफ कीजिएगा, बिल्कुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, डेटा बैंक निफ्टी में बहुत ही स्ट्रांग बन रहा है और जिस हिसाब से मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, देखिए आज के दिन में बैंक निफ्टी में जो पुट राइटिंग हुई है वो इंडिकेट कर रही है कि 500-600 पॉइंट का बड़ा मूव आना चाहिए। तो यहाँ पे 36,400 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। मेरे हिसाब से 380 पे आइडेंटिफाई किया, तभी 440 चल रहा है, थोड़ा कूल ऑफ होने की वेट कर सकते हैं अगर नहीं ऐड करना हो ये लेवल पे। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से डेटा इंडिकेट कर रहा है हम शायद 37,000 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे 320 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है, 500-550 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी 380 वाला थोड़ा सा 440 तक आया है। तो मुझे लगता है थोड़ा कूल ऑफ की वेट करे, 380-390 की रेंज में ऐड करे 36,400 का कॉल ऑप्शन तो बेहतर रहेगा। अभी ऑलमोस्ट 440 हो चुका है, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी का डेटा काफी पॉजिटिव है। आज के दिन में 36,500 के कॉल में जो राइटिंग हुई है, मुझे लग रहा है वहां पे भी अनवाइंडिंग पॉसिबल है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 36,400 के कॉल ऑप्शन में खरीदने की राय होगी। 320 का स्टॉप लॉस होगा, 500 और 550 के टारगेट होंगे। ओके, 500-550 के टारगेट के लिए। और बैंक निफ्टी पे टारगेट क्या बन रहा है? 36,600 के पार सीधा फिर 37,000 सर, 37,000 से पहले कोई स्टॉप नहीं है। चलो, विचार आपके और मेरे मिल रहे हैं तो बिल्कुल, इसीलिए मैं सुबह आपको मिस कर रहा था विश्वेश जी। 10:42 मिनट पर 10:42 मिनट पर जब 36,000 के पार वापस निकला करेक्शन पूरा करके, मैं यही सोचा था आज विश्वेश जी होते हमारे साथ तो निचले स्तर पर खरीदारी करने की राय देते, लेकिन ये ऐसा हो न सका। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी थोड़ी कमी पूरी करने की कोशिश मैंने की और अब आप पूरी तरह से जोश में कमान संभालते हुए, और आप भी जोश में हैं, नितिन जी भी जोश में हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर बाय कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। तो दमदार तेजी होने की तैयारी में, और मैं भी डेटा को फिनिशिंग टच दे रहा हूँ दीप, और मुझे ऐसा लग रहा है अब जिस हिसाब से बढ़ रहा है इसको भी लगता है कि मैं भी बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन की सुस्ती क्यों ना लाइफ आई आज ही बना दिया जाए। सर वही था, 2.5 दिन की सुस्ती होती है। तो अगर आप देखें जो ऊंचाई से फिसला है, वैसे तो 2.5 दिन से अच्छा ही एक्शन में है, पर ऊंचाई से अगर फिसले वाले पार्ट को देखें तो फिर वो सुस्ती का पीरियड खत्म हो चुका है। पर बैंक निफ्टी बढ़िया मूव, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जहां पर अभी हम नितिन जी से बात कर रहे थे 51 के लेवल्स पर, अब 52 के पार जाते हुए दिख रहा है। आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, यहां पर पिछले कुछ मिनटों में दमदार खरीदारी आई है जो बैंक निफ्टी को और ऊपर लेकर गई है। देखते हैं सुमित जी कहां पर बेट लगा रहे हैं। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 45 रुपए 80 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक पिछले 11 से 12 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आईडीएफसी यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है, और वैसे भी स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक ने एक तेजी दिखाई, तेजी दिखाने के बाद कंसोलिडेशन किया और अब आज एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहां पे आईडीएफसी के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव यहां से देखने को मिलना चाहिए। 50 रुपए से लेकर 52 रुपए तक के टारगेट आईडीएफसी के अंदर बन रहे हैं। खरीदारी करें, छोटा सा स्टॉप लॉस 43 रुपए 25 पैसे का लगाए। ऊपर में टारगेट 50 रुपए का पहला, 52 रुपए का दूसरा। जल्दी ये टारगेट्स ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 50 और 52 के टारगेट्स के लिए आईडीएफसी लिमिटेड पर करके चलें खरीदारी, यहां पर एक्शन बनना है। तो आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी लिमिटेड दोनों में ही एक्शन है। एक्शन बाकी और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी है। इंश्योरेंस कंपनीज, यहां पर आप दमदार एक्शन देख रहे हैं, स्पेशली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। क्या है वजह इस एक्शन की, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं क्या है ये वजह।
बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए अब फाइनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी जो बिजनेस है वो वापस आता हुआ दिख रहा है और उसमें भी निजी कंपनीज जो हैं इनके न्यू बिजनेस प्रीमियम में बढ़त होती हुई दिख रही है। आप देखिए जनवरी के अगर महीने की बात करें तो प्रोविजनल डेटा आता हुआ दिखा, उसमें निजी कंपनी के जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें करीब 0.4% तक की बढ़त होती हुई दिख रही है। ये पूरे प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। लेकिन साथ ही अगर हम सरकारी कंपनीज की बात करें तो हमने देखा है कि LIC का जो डेटा है वो इस बार थोड़ा सा कमजोर आता हुआ दिखा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले जो साल था उसमें बेस जो था वो काफी हाई था। दिसंबर में भी हमने देखा था लगातार इनके जो न्यू बिजनेस हैं वो उसमें बढ़त होती हुई दिखी थी और इसी के चलते इस बार इसका जो डेटा है उसमें गिरावट देखने मिल रही है। सबसे पहले अगर निजी कंपनीज की बात करें तो इनके जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है इसमें 0.4% तक की बढ़त होती हुई दिखी है, 21,390 करोड़ पे आती हुई दिखी है। इसके अलावा जो इनके कुल APE है उसमें भी हमने मजबूत ग्रोथ देखी है। इंडिविजुअल APE और ग्रुप APEs जो हैं इसमें भी हमने देखा है करीब 20% तक की बढ़त निजी कंपनीज की तरफ से आती हुई दिख रही है। न्यू बिजनेस प्रीमियम की अगर हम बात करें तो आप देखिए HDFC लाइफ सबसे मजबूत है, 16.5% तक की बढ़त है। ICICI प्रूडेंशियल में 18.5% तक की बढ़त और मैक्स लाइफ में 15% तक की बढ़त होती हुई दिख रही है। लेकिन वहीं SBI लाइफ की बात करें तो न्यू बिजनेस प्रीमियम 14.5% जरूर बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन APE इस बार केवल 1% तक बढ़ता हुआ दिखा है। और LIC की अगर बात करें तो न्यू बिजनेस प्रीमियम में इस बार 2.5% तक की कमजोरी आती हुई दिखी है। लेकिन अगर आप एनालाइज प्रीमियम भी अगर नजर करें जो APE सारी इंश्योरेंस कंपनीज देखती हैं उसमें HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ का जो डेटा है वो काफी पॉजिटिव है। HDFC लाइफ में 24% तक की बढ़त है और मैक्स लाइफ में 15% तक की बढ़त आती हुई दिख रही है। तो इन ऑल अगर आप सारे डेटा कंपेयर करें तो मैक्स लाइफ और HDFC लाइफ इन दोनों के लिए डेटा इस बार काफी पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मार्केट शेयर अगर आप निजी प्लेयर्स की बात करें 65% से घटकर 62% पर होते हुए दिखे हैं, क्योंकि LIC के पास और SBI लाइफ के पास भी हम देख रहे हैं थोड़े से जो प्रीमियम्स है वो ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी है और सुबह से हम देख भी रहे हैं कि दिग्गज HDFC लाइफ में अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। पालविया साहब कल इसके बारे में बात भी कर रहे थे। वागले साहब जरा HDFC लाइफ पर नजर डालें, 700 के ऊपर अच्छी गेन्स होल्ड कर रहा है, डेज हाई पर है, 4% ऊपर। यहाँ पर कोई ट्रेड है सर? एक्चुअली 702 704 जैसे इसने 700 ब्रेक किया वहां पर ट्रेड था और जिसका मेरा टारगेट लगभग 720 तक का है। मुझे इतने इजीली 720 क्रॉस करते हुए नहीं दिखता है। तो किसी ने पहले लिया है तो एक 10 रुपए की मूव और बाकी है। फ्रेश एंट्री अगर करते हो तो सिर्फ 1% आपको मिलेगा, डे ट्रेड हो सकता है। स्टॉप लॉस 1:1 का होगा, 700 के नीचे का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट। बहुत ज्यादा कीन नहीं हूं मैं, ज़्यादा स्टीम नहीं है पर नज़र रखिए। इंश्योरेंस स्टॉक्स वैसे खबरें अच्छी हैं और सपोर्ट भी बाजार से मिलते हुए दिख रहा है इस समय। तो एक्शन में आपको अच्छे दिख रहे हैं जहां तक इंश्योरेंस स्टॉक्स का सवाल है। इंडस टावर्स यहाँ पर देखिए दमदार उछाल आते हुए दिखा है। वैसे तो आज डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है तो उसका वैसे स्टॉक मूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, पर 7% की तेजी है, बल्कि इंट्राडे में तो हमने ऑलमोस्ट 10% की तेजी इंडस टावर्स में देखी थी। बंसल जी क्या चल रहा है इस चार्ट में, बताएं अगले लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडस टावर्स के लिए? दीपांशु, बहुत बढ़िया टेक्निकल रुझान है। इनफैक्ट स्टॉक रडार पर है और अगर टूवर्ड्स क्लोजिंग, यहाँ पर एक क्लोजिंग टूवर्ड्स 261 262 के अराउंड की क्लोजिंग आती है तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। एल्स ऑल्सो करेक्शन पे खरीदना चाहिए। एक बड़े वाला पॉजिटिव रिवर्सल देखने को मिल रहा है और इवेंचुअली ये स्टॉक 285 290 की तरफ जा रहा है। और दीपांशु, डिविडेंड इसका स्टॉक ये जो है कल एक्स डिविडेंड हो चुका है और इसका डिविडेंड जो है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइसेस के अंदर। ये है आपके लिए इंडस टावर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए कुछ और नतीजे हैं जहां पर इंतजार है। MGL, इसके बारे में हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे। MGL IGL दोनों ही एक्शन में है। कुछ खबरें भी हैं यहाँ पर गैस प्राइस हाइक को लेकर, पर साथ ही MGL के नतीजों का भी इंतजार है। वरुण हमारे साथ तैयार है। वरुण बताएं MGL क्या है अनुमान? देखिए नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कोई बड़ा ब्लॉकबस्टर नतीजे देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि गुजरात गैस के जो नतीजे आए थे उसके बाद उम्मीदें थोड़ी बढ़ गई है, देखते हैं कंपनी उम्मीदों पर खरी उतरती है कि नहीं। रेवेन्यूज़ करीब 31-32% के आसपास बढ़ने वाले हैं, ये करीब 668 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहेंगे, 43.3% पहले थे, वहाँ से कुछ कम होके 43.6% के आसपास बढ़ के 43.6% के आसपास आ सकते हैं। मुनाफा करीब 38% बढ़ेगा, 200 करोड़ के आसपास से आ सकता है। अब MGL को फ़ायदा क्या होगा? देखिए ये खासकर सिटीज़ में जो मुंबई और पुणे जो सिटीज़ है यहाँ पे इसका जो जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे हमने देखा था जब से अनलॉक हुआ था तब से खपत जो है CNG की खासकर उसमें बढ़ोतरी देखने मिली थी, तो हो सकता है कि उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा।
आज नो डाउट इस कंपनी ने जो अपने दाम है उसमें बढ़ोतरी की है, लेकिन पहले इस कंपनी ने अपने दाम जो है उसमें 1% के आसपास की कटौती की थी, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ते हुए दिखाई देगा। इसके लिए मार्जिन जो है वो 43.6% के आसपास ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाले हैं। तो कोई बड़े ब्लॉकबस्टर नतीजे नहीं रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। मुनाफा हालांकि 38% बढ़ सकता है। ओके, तो मुनाफा 38% बढ़ सकता है, वो एक फैक्टर रहेगा। प्राइस हाइक्स भी हुई हैं, वहां पर भी आप नजर रखिए और नतीजे भी अच्छे रहने वाले हैं जहां तक एमजीएल का सवाल है। तो चलिए एमजीएल पर रखेंगे नजर रखें बाजार पर। दमदार एक्शन है, तो सही समय है जान लेते हैं अनिल जी से कि इस समय स्ट्रैटेजी क्या है। सर, मैं ग्लोबल क्यूज बताऊं और स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करें उससे पहले जो एक बैंक निफ्टी के बारे में मॉर्निंग में हम बात कर रहे थे 10:30 के आसपास, जहां आपने कहा था कि अब ये जो 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आ गया है, अब ये ब्रेक नहीं करेगा और नए रिकॉर्ड की तरफ वापस बैंक निफ्टी जा सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हो रहा है। रिकॉर्ड से हाफवे दूर आ गए हैं जहां तक रिकवरी का सवाल है। अब देखते हैं अगले हाफ का डिस्टेंस कब क्रॉस होगा। पर एक बार देख लीजिए सुबह क्या चर्चा चल रही थी बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अगर आपको इस रेंज में मिले तो लेना है, 35,550 35,650 की रेंज में, और 35,350 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 35,850 35,975 ये दो लेवल तो पक्के परफेक्ट एकदम इस डेटा से निकल गया है। 36,150 36,300 36,450 36,600, तो ये हो गया 35,650 35,850 डे सपोर्ट जोन। तो एग्जैक्टली डे सपोर्ट जोन के लोअर लेवल से वापस डे सपोर्ट जोन के ऊपरी लेवल पर 35,850 की तरफ आता हूँ। परफेक्ट लेवल से रिकवरी आई है। 35,650 जी मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से वहां से घुमा है, और वहां से आप देखिए सपोर्ट लेवल से वहां से घुमा है, और वहां से आप देखिए लगभग 700-800 पॉइंट की तेजी हो चुकी है। और आज का टारगेट 36,400 का 36,400-450 का वो आ चुका है। तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक। सर एकदम सही विश्लेषण किया, और उस समय अगर किसी ने स्ट्रैटेजी सुनकर खरीद लिया होता तो 300 पॉइंट के तो गेंस वहीं पर इंडेक्स पर आ गए होते। फिलहाल अगर आप देखें सर, ग्लोबल पिक्चर सपाट है एकदम। डाउ फ्यूचर्स आज सुबह से हम देख रहे हैं सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है, कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स नहीं आ रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है। यूरोप के बाजार पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं बट फ्लैट बायस के साथ ही, और चीन 2 दिन बाद यहां पर 1 हफ्ते की छुट्टी होने वाली है। आज 2% की तेजी देखी, हांगकांग आधा % ऊपर था, जापान में भी पॉजिटिविटी थी। हमारे लिए चीन बंद जैसे ही है आजकल। हम तो देखते ही नहीं चीन में हो क्या रहा है, मतलब चीन के मार्केट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हांगकांग से भी नहीं पड़ता, निक्केई से पहले ही नहीं पड़ता था जी। सिर्फ डाउ फ्यूचर चाहिए बस, और डाउ चाहिए कि डाउ रात को क्या बंदा फ्यूचर क्या ट्रेड करता। फ्यूचर सुस्त है। अच्छा, यूरोप तो मतलब ही नहीं है। देखो अमेरिका और हम आपस में अपनी मस्ती में मस्त है, वही कि आपके यहाँ सब ठीक है, हमारे यहाँ सब ठीक है, बस एंजॉय करो। तो अब अमेरिका आजकल में तो हम लीडिंग इंडिकेटर है उनके लिए। कुछ हद तक बिल्कुल ये बात सही कि हम लीडिंग इंडिकेटर है कि डाउ फ्यूचर्स के में भी अगर हमारे से संकेत लेके अगर 100-150 बढ़ जाए बंद होते तो कहना ही क्या। लेकिन फिलहाल हमारे बाजार मजबूत और अच्छी खासी मजबूती के साथ है दीप। तो आज जो निचले स्तरों से रिकवरी हुई है वो काबिल तारीफ है। अब आपको लेवल्स बता दूं। पहली चीज तो ये कि आज 15,200 के नीचे क्लोजिंग होने की संभावना काफी कम है। 15,200 के नीचे? हाँ, तो ऑलमोस्ट तो 30 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क अब बचे हुए समय के लिए नहीं लग रही। और उसकी वजह मैं बता दूं कि उसकी वजह कि 15,200 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 27 लाख शेयर है, बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, करेक्ट। उसमें से 23 लाख शेयर आज ही पुट में जुड़े हैं, तो अच्छी पुट राइटिंग हुई है, तो वो एक बेस का काम करेगी। तो अगर 3 बजे तक 3:05 के पहले आप 15,200 नहीं तोड़ते हैं तो आप एक मजबूत 15,200 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए तैयार होना है। अगर उसके पहले तोड़ देते हैं तो एक बार 15,160-65 तक आ सकता है, और वहां पर आपको फिर खरीद लेना चाहिए। ओके, अगर 15,150 15,160 आता तो फिर से एंट्री कर लीजिए। वैसे संभावना अभी तक के डेटा के हिसाब से 15,200 के नीचे नहीं आना चाहिए, ये क्लियर 15,300 भी पार नहीं करेंगे आज। 15,300 के आसपास रुकेंगे तो आपको 15,300 के नजदीक पहुंचे तो वहां थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 15,200 के आसपास आप ये सपोर्ट मान के चलिए, तेजी की पोजीशन को होल्ड करिए। बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे बंद नहीं होंगे, लेकिन अब तो वही है कि अब तो वहां से ऑलरेडी 350 450 पॉइंट ऊपर हो गए। ऊपर 36,500 हल्की रुकावट का लेवल है। तो अभी तक डेटा में ऐसा लग रहा है कि हम 36,500 को आज पार करने की जल्दबाजी में नहीं है। ओके, हाँ, आज पार करने की जल्दबाजी नहीं। तो आज बचे हुए समय के लिए 36,000 36,500 ही दिख रहा है। लेकिन अगर 36,500 पार हुआ तो हल्की सी रुकावट 36,600 के आसपास और फिर सीधा 37,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिकली 36,500 के ऊपर टिकने के बाद आपको 37,000 के लिए ट्रेड करना है। तो अगर 3:05 के पहले 36,500 पार हो जाते हैं तो मेरा बाय कॉल भी आएगा कल तक के लिए 37,000 के टारगेट के लिए।
500 पॉइंट की मूव, 500 पॉइंट कल मैक्सिमम परसों एक्सपायरी तक के लिए, तो वो दिख रहा है। तो एक बार देखते हैं 36,500 फिलहाल जो लग रहा है वो बचे हुए समय के लिए रेंज 36,000 36,500 दिख रही है। तो रेंज के जिस सिरे पे आएगा उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो बाकी है मजबूती दोनों ही, क्योंकि इतना गैप बना हुआ है। तो अब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने के लिए इंतजार करें, अगर नीचे एक डिप मिलती है तो ठीक है। तो अगर डिप मिले तो इंतजार करें, खरीदारी करके चलें, ये क्लियर मामला है। और निफ्टी तो ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बहुत मजबूत है डेटा, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा। टारगेट आप देखिए सुबह 36,000 के आसपास जहां से ब्रेकआउट दिया, 36,500 36,450 के जो टारगेट थे एग्जैक्टली 36,475 बना ही दिया, तो कोई चिंता वाली बात तो है ही नहीं। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है वागले साहब के लिए बिगुल बजाने का, और उसके बाद सेठी साहब भी कार्यक्रम में तैयार हो रहे हैं शामिल होने के लिए। तो पहले वागले साहब के लिए बिगुल। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मेरे रडार पर वो स्टॉक आ रहा है जो मैं समझता था कि ये मेरा वाला स्टॉक है, इस पे मेरा ये कंट्रोल है, जो अभी आजकल आपका हो चुका है, इस पे आपने कब्जा कर लिया है। आईबुल हाउसिंग तो बिल्कुल। तो आप अपने पैरामीटर्स देख के मुझे बताइए, 224 में मेरे लिए ब्रेकआउट है, 220 के ऊपर जैसे ही निकला मेरे लिए ब्रेकआउट था, देखते देखते 4 रुपए बढ़ गया। मुझे लगता है यहां से भी 10 से 12 रुपए बढ़ सकता है, मे बी इवन 15 रुपए बढ़ सकता है। 220 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 235 से 240 का टारगेट आज और कल। ओके, 235 240 के टारगेट के लिए यहां पर बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, और आपने एकदम सही वक्त पर पकड़ा है। 215 तक का अपना करेक्शन पूरा करके स्टॉक, ये भी सेम बैंक निफ्टी वाला मामला है, जहां इसका आज करेक्शन सुबह देखो, बैंक एक दो चार्ट एक साथ लाने की कोशिश करो। एक चार्ट बैंक निफ्टी का होना चाहिए, एक चार्ट आईबुल हाउसिंग का होना चाहिए। मेरी भी आजकल अलग अलग तरह की डिमांड आने लगी है तो मैं दो मूव को, हालांकि दोनों का वैसे डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं, लेकिन अब देखिए चार्ट है ना। तो हाँ, बस वो बैंक निफ्टी ने भी शुरुआती घंटे में करेक्शन पूरा किया, इसने शुरुआती घंटे में किया, उसके बाद थोड़ी सुस्ती आई। अब आईबुल हाउसिंग में भी सुस्ती आ रही, 235 240 की तरफ आईबुल हाउसिंग बढ़ने को तैयार है। तो वागले साहब, मैं तन और मन से आपके साथ में हूं, आप अपने धन का इस्तेमाल स्वयं करें तो बिल्कुल आईबुल हाउसिंग में कुछ न कुछ बड़ा होने की तैयारी में, एक्शन तो उसी तरह का आपको नजर आ रहा है। आइए बढ़ते आगे, एक एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में, उससे पहले सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तो सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, कितने स्टॉक्स हैं आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, 2 स्टॉक्स है, एक कैश मार्केट का और एक F&O का स्टॉक है। बताएं सर, कैश मार्केट के स्टॉक के साथ करें शुरुआत। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, पहले भी मैंने रिकमेंड किया हुआ है। इस स्टॉक का नाम है CESC, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। ये एक RP संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। इसको मैंने पहले भी 610 के आसपास के लेवल पर रिकमेंड करा था, उसके बाद दमदार नतीजे आए, और नतीजों के साथ कंपनी ने एक बहुत ही जबरदस्त 45 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, जो कि पिछले साल सिर्फ 20 रुपया था, उसके सामने 45 रुपए का डिविडेंड दिया था। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे बहुत ही शानदार थे, 249 करोड़ के सामने 316 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। वेरिएशन के लिहाज से देखेंगे तो सिर्फ 6-7 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। तो इस स्टॉक को करंट लेवल जो कि 615 के आसपास ये ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 650 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 595। ओके, 595 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय CESC में आती हुई आपके लिए। और टारगेट क्या बताया सेठी साहब? 650 के टारगेट है शॉर्ट टर्म। ओके, 650 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय। ये तो कैश का स्टॉक, तो आप कह रहे हैं फ्यूचर्स का भी है, राइट? यस अनिल जी। बताएं सर फ्यूचर्स का। अनिल जी, जो फ्यूचर्स का स्टॉक है वो हाल ही में एंट्री हुई है उसकी फ्यूचर स्पेस में। कंपनी का नाम है RP इंडस्ट्रीज। ये एक दिग्गज केमिकल्स और फार्मा कंपनी है। ये केमिकल्स जो बनाती है वो ऑटो सेक्टर, पेंट सेक्टर और आपके मेडिसिन में काम आते हैं। जबरदस्त फंडामेंटल्स है। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे बहुत ही शानदार थे। उसके अलावा आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे अराउंड 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर होगा अराउंड 18 to 20%। और मुझे लगता है इस तरह की कंपनी जो कि चाइना +1 फैक्टर की एक मेजर बेनिफिशियरी है, फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करती है, तो ऑल इन ऑल एक हर तरह से फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है। इन लेवल्स पे जो कि 1240 के आसपास के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 1275 का शॉर्ट टर्म में टारगेट और 1215 के स्टॉप लॉस।
ओके 1215 के स्टॉप लॉस के साथ 1275 के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करने की राय है। स्टॉक बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सारे केमिकल स्टॉक्स में तगड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब तो फ्यूचर्स में भी आ गया ना, हाँ अब तो फ्यूचर्स में भी है, तो आप एफएनओ में भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ये है आपके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज, जहाँ पर सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़े उससे पहले इंडियन गैस एक्सचेंज में IEX में, एक मिनट सेठी साहब आप जाइएगा, सेठी साहब रुकिएगा, सेठी साहब है ना आप? अच्छा सेठी साहब वो हैं अभी। ओके IEX में गेल ने 5% हिस्सा खरीदा। IEX से खरीदा, नहीं इंडियन गैस एक्सचेंज में खरीदा है। IEX ने बेचा है और इंडियन गैस एक्सचेंज में उन्हीं की है, IEX की ही है इंडियन गैस एक्सचेंज। जून में शुरुआत, पिछले साल जून में करी थी शुरुआत इन्होंने। ओके सेठी साहब, ये जो खबर आ रही है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आपका फेवरेट स्टॉक, यहाँ पर IEX ने अपने 5% हिस्सेदारी बेची है इंडियन गैस एक्सचेंज में और वो बेची है गेल को। कैसे देखते हैं इस खबर को आप? अनिल जी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। कुछ दिन पहले भी 5% के स्टेक एक तो अडानी गैस को और टोरेंट गैस को बेचा था इन्होंने। दमदार कंपनियां, इस साल का एक कमाल करने वाला स्टॉक है, जो कि मैंने ओरिजिनली 180 रुपए के लेवल्स पर रिकमेंड करा था। फंडामेंटल्स कई बार 3-4 बार स्टॉक को रिकमेंड किया है तो हर बार समझाया है, पर मुझे लगता है एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस था और जिस तरह से आने वाले दिनों में हम NSE का IPO की भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी एक बड़ा ट्रिगर होगा। और बाकी ये जो खबरें हैं कि आज 5% हिस्सेदारी गेल को दी है, डेफिनेटली पॉजिटिव है और स्टॉक में यहाँ से भी मुझे लगता है आने वाले 6-9 महीने में बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे आनंद। ओके तो ये है IEX में भी आपके लिए बढ़िया एक्शन होने की तैयारी में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ रुख करने का। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी दिल्ली से हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चेतन बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? वेल सर, डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ी खबरें अब दिल्ली से निकल रही हैं। इनफैक्ट जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर अगेन टुमारो एक और मीटिंग फिक्सअप करी गई है। इनफैक्ट कल भी भारत सरकार में मीटिंग थी जिसमें जो ऑलरेडी अप्रूव्ड डिसइन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया तेज करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स गवर्नमेंट के पूरे हो सके। उसके चलते भारत सरकार अब BPCL, BEML, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पवन हंस के डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर कल एम्पावर सेक्रेटरीज कल मिलेंगे। इनफैक्ट मेरे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि फास्ट ट्रैक किया जाए ये डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स, ताकि स्पेशली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर, ये दोनों कंपनी स्पेशली मेरे सोर्सेज बता रहे हैं गवर्नमेंट का फोकस है जल्द से जल्द इनफैक्ट डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इनफैक्ट मैं बता दूं कि कल भी जी बिजनेस सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने रिव्यू करा है टॉप लेवल ऑफिशियल्स के साथ पेट्रोलियम पाइपलाइंस का, लेकिन जो कल है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स का है। तो डेफिनेटली काफी कुछ खबरें आने वाले टाइम में डिसइन्वेस्टमेंट से निकलेंगे। तो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं ये 4 से 5 कंपनीज BPCL, BEML, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत दमदार इनफैक्ट तेजी आने की खबरें आ सकती हैं डिसइन्वेस्टमेंट से। ओके तो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कल एक बड़ी बैठक फिर से होने जा रही है और कैबिनेट सचिव कोर ग्रुप कमेटी के साथ बैठक करेंगे। तो चेतन ये क्या 2 अलग अलग बैठकें होने वाली है? नहीं सर, ये एक ही बैठक होती है। पहले कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो इनफैक्ट सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरीज के सीनियर होते हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटरी सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं। तो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी जाती है, फिर PM हो जाती है, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जाती है। तो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल जो 3rd हाईएस्ट अथॉरिटी है गवर्नमेंट में, वो एड्रेस करने जा रही है इस सिचुएशन। ओके तो ये है आपके लिए इस वक्त डाइवेस्टमेंट को लेकर बड़ी खबर। BEML, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्पोरेशन और BPCL, ये 4 स्टॉक जो है लिस्टेड, जिनके लिए कल एक बड़ा डेवलपमेंट के कैबिनेट सचिव कोर ग्रुप कमेटी के साथ इस पर बैठक करेंगे और इसको आगे फास्ट ट्रैक पर किस तरह से ले जाना है इस पर होगी बातचीत। BPCL ये स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आज तो रिजल्ट्स का भी असर है, 16 रुपए का डिविडेंड भी है। जरा BPCL के चार्ट पर एक बार नजर डाली जाए। नितिन जी जरा देखिए इसे और बताइए BPCL में क्या करना चाहिए 420। देखिए BPCL में इस लेवल पे तो बाइंग बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि ऊपर के लेवल पे हाई से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो ये पॉसिबल है कि एक बार 410 की तरफ स्लाइटली नीचे आ सकता है, तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बाय ऑन डिप करना चाहिए, 410 के आसपास सपोर्ट लेवल है, गिर के हो सकता है यहाँ से 10-15 रुपए नीचे आ सकता है।
ओके, तो ये है आपके लिए बीपीसीएल। इस बीच अदानी पोर्ट्स के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट कट पे देखें तो मुनाफे का जो फिगर है वो अनुमान से अच्छा है। 1508 करोड़ के मुनाफे का हमने अनुमान लगाया था, उसके सामने अगर आप देखें तो 1561 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है, तो अनुमान से बेहतर मुनाफा आते हुए दिखा है। पर दूसरी तरफ आय में अगर आप देखें तो आय बढ़कर जरूर आई है, पर उतनी अच्छी आय नहीं है जितना हमने अनुमान लगाया था। हम अनुमान लगा रहे थे 3870 करोड़ रुपए की आय का, उसके सामने अगर आप आय देखें तो 3746 करोड़ की आय, 3746 थोड़ा सा कम है, थोड़ी कम है, करीबन 125 करोड़ कमाई है। आय का आंकड़ा 125 करोड़ ठीक है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुनाफा इंटरेस्टिंग है। मुनाफा 1507 करोड़ का अंदाजा था, उसके मुकाबले में बेहतर आता हुआ दिखा। आय में अन्य आय 528 करोड़ भी है, उस पर भी आपको नजर रखनी है, लेकिन फिलहाल मुनाफा 1561 करोड़ आया, जो कि उम्मीद से बेहतर है, करीबन 50-55 करोड़ ज्यादा आया है। कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स देखना इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं वो किस तरह के आते हैं और उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले नतीजे अदानी पोर्ट के आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त अदानी पोर्ट के नतीजे जी बिजनेस पर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। दीप, और कोई डिटेल्स आ रही हैं कामकाजी मुनाफा की और बाकी डिटेल्स? अनिल जी, कामकाजी मुनाफा एक बार देख लेते हैं। इस तिमाही में एक फॉरेक्स गेन भी है, तो उसका एक फैक्टर है जो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा जहां तक कामकाजी मुनाफे के कैलकुलेशन का सवाल है। अगर आप ओवरऑल एक्सपेंसेस देखें सर, तो थोड़ा सा बढ़कर आए हैं, इन प्रोपोर्शन ही है, तो एक्चुअली कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो ओवरऑल अच्छी तिमाही दिख रही है इनकी, जहां तक सवाल है। थोड़ी फाइनेंस कॉस्ट में भी बढ़त होकर आई है, तो उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। एक डेरिवेटिव लॉस भी है, तो उसका भी आप थोड़ा सा इंपैक्ट आते हुए देखेंगे। तो कामकाजी तौर पर थोड़े मिले जुले नतीजे इस समय आते हुए दिख रहे हैं सर। टैक्स लायबिलिटीज की बात करें तो ये बढ़कर आई है, इसके बावजूद अगर आप देखें तो मुनाफे में अच्छी बढ़त रही है, तो ये एक डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला फैक्टर है जहां तक अदानी पोर्ट्स के ओवरऑल नतीजों का सवाल है। स्टॉक दोनों तरफ का एक्शन इस समय दिखा रहा है। कामकाजी मुनाफा कैलकुलेट करते हैं, तब तक कुणाल जी जरा आप एक्सप्लेन करें। आ गया कामकाजी मुनाफा भी आ गया सर, 2700 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आते हुए दिख रहा है, तो ये भी अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर ही आया है, तो अच्छे नतीजे हैं, अनुमान से बेहतर है। मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, हमारे अनुमान से बेहतर मार्जिन से यहां पर आते हुए दिखे। कुणाल जी, चार्ट्स पर बताएं अदानी पोर्ट सर। देखिए, काफी बड़ा हुआ शेयर है दीपांशु, इसमें काफी तेजी हम देख चुके हैं। तो सबसे पहला काम ये करें कि एक स्टॉप लॉस रख लें 575 रुपए पर। जिसके पास भी पोजीशन है 575 का स्टॉप लॉस रखें, 575 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस ना रखें, फिर करेक्शन थोड़ा गहरा हो सकता है। ऊपर मुझे लगता है कि दीपांशु जैसे ही स्टॉक 587 के लेवल्स को पार करेगा, इसमें वापस से आपको तेजी बनते हुए दिखेगी। थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पांस है टू द रिजल्ट्स। 587 के ऊपर मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनेगी, तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। 575 पर स्टॉप लॉस रखें, 587 के ऊपर नहीं खरीद करें। 575, 587 और मजबूत नतीजे कहे जाएंगे। हर एक पैरामीटर पर नंबर्स अच्छे हैं। आय बेहतर है, मुनाफा बेहतर है, कामकाजी मुनाफा बेहतर है और मार्जिन 68.5% के आसपास के मार्जिन अच्छे कहे जाएंगे। किसी भी लिहाज से नंबर्स कमजोर नहीं है, इनफैक्ट नंबर्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजबूत नंबर्स माने जाएंगे अदानी पोर्ट के। और स्पेशली जब उम्मीद आपको अच्छे नंबर्स की हो, तब नंबर्स ये डिलीवर करना। 16-17% के आसपास की टॉप लाइन ग्रोथ, 12-13% की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया कही जाएगी। तो अच्छे नंबर्स अदानी पोर्ट ने पेश किए, तो मेरे ख्याल से नंबर्स काफी नंबर्स अच्छे हैं सर। हाइडेलबर्ग के भी नतीजे जी सर, हाइडेलबर्ग के भी नतीजे आए हैं और यहाँ पर भी सर अगर आप देखें तो अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। जो आय है इनकी 595 करोड़ की आय आई है 548 करोड़ के सामने, तो बहुत ही बढ़िया आय का भी फिगर आते हुए दिख रहा है सर। और मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। 65 करोड़ का माफ करिएगा, 65 करोड़ से घटकर मुनाफा 63.6 करोड़ है, तो मुनाफा स्टेबल रहा है, पर आय में आपने अच्छी बढ़त देखी है। थोड़ा आप देखें तो एक्सपेंसेस बढ़कर आए हैं, टैक्स आउटगो भी इनका बढ़कर आया है तकरीबन 6 करोड़ रुपए से, तो थोड़ा वहां पर इंपैक्ट हुआ है, बट आय में आपने अच्छी बढ़त देखी है जहां तक हाइडेलबर्ग का सवाल है। कुणाल जी, जरा इसकी चार्ट भी देखकर बताएं। थोड़ा अब स्टॉक गिर रहा है क्योंकि उतने दमदार नतीजे नहीं जितना बाकी मिड कैप सीमेंट कंपनी से आते हुए दिखा और जो अनुमान लगा रहे थे, बट फिर भी हाइडेलबर्ग की चार्ट बताएं सर।
देखिए थोड़ा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो थोड़ा सा इलिक्विड है दीपांशु बाकी सीमेंट काउंटर्स के मुकाबले, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इसमें आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। करेक्शन थोड़ा गहरा सकता है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है इंट्राडे चार्ट्स पर डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है और डेली चार्ट पर भी एक सपोर्ट के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से अभी तुरंत खरीदारी की जल्दबाजी ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। ये स्टॉक जब 236 रुपए 236 के ऊपर टिक जाएगा तब वापस से इसमें खरीदारी करेंगे। जिनके पास पोजीशन है उनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 225 का, होल्ड करें। 236 के ऊपर नई खरीदारी की राय होगी। ओके, तो 236 के ऊपर ही नई खरीदारी करनी है, उससे पहले यहां पर खरीदारी नहीं करके चलनी है। ये आपके लिए क्लियर व्यू आ रहा है जहां तक हाइडेलबर्ग का सवाल है। पर आइए कुछ और नतीजों का इंतजार है, काफी सारे नतीजे अब आ रहे हैं थिक एंड फास्ट। तो एक स्टॉक जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, नतीजों से पहले थोड़ा एक्शन में आया था, टोरेंट पावर। जरा इस पर नजर डालते हैं। वरुण हमारे साथ हैं बताने के लिए क्या है अनुमान बाजार का। वरुण बताएं। देखिए दीप, अनुमान है कि थोड़े कमज़ोर नतीजे रहेंगे क्योंकि डिमांड जो है उसमें कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा देखने मिलेगा और प्लांट लोड फैक्टर जो है उसमें गिरावट होने वाली है, जिसका नतीजे पे आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी जो है वहाँ के कारोबार से भी सुस्त परफॉर्मेंस रहने वाला है, इसके लिए आपको एबिटा पे भी दबाव देखने मिलेगा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल नतीजे है वो थोड़े दबाव वाले रहने वाले हैं। रेवेन्यूज़ करीब 1.3% गिरेंगे, 3120 करोड़ के आसपास या बढ़ेंगे 3120 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। एबिटा गिरेगा करीब 3%, 840 करोड़ से घट के ये 819 करोड़ पे आएगा। इसी के चलते मार्जिन गिरेंगे 27.3% से गिर के 26.3%, यानी कि 1% मार्जिन गिरने वाला है। मुनाफे में करीब 40% के आसपास की गिरावट होगी, 249 करोड़ के आसपास ये आ सकता है। तो कहीं ना कहीं नतीजे जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर रहने वाले हैं। और पिछली तिमाही में एक मुश्त जो ये था प्रोविजन थी, उसके चलते भी कहीं ना कहीं आपको जो मुनाफा है उसमें गिरावट देखने मिलेगी। तो नतीजे थोड़े कमजोर रहने वाले हैं। ओके, नतीजे कमजोर रहने की उम्मीद आप टोरेंट पावर से कर सकते हैं, लेकिन इस बीच बाजार कमजोर होते दिख रहे हैं। दिन के लो पॉइंट पर एकदम से बिकवाली आती हुई दिखी है। 3 बजे से ठीक पहले 2:30 बजे के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ दिखा है और 15,125 15,125 अहम सपोर्ट जो है दिन के लिए वहां पर आता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो इंटरेस्टिंग है। और 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी तो दीप बड़ी शार्प प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है आखिरी मिनटों में। एक बार यार डाउ फ्यूचर्स देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में कमजोरी हुई है, ये इससे 50 पॉइंट हमारे 50 पॉइंट नीचे। ओके, तो इसका मतलब डाउ फ्यूचर्स जब हम 2:30 बजे देख रहे थे तो एकदम फ्लैट थे, तो थोड़ा सा नीचे आए डाउ फ्यूचर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 36,000 बैंक निफ्टी और 15,115 बैंक निफ्टी। सुमी जी तैयार है अपने सुपर हिट के साथ। बताएं सुमी जी। अनिल जी, सडन सेलिंग देखने को मिली है मार्केट में ऊपरी लेवल से और निफ्टी अभी जस्ट 5-10 मिनट में 100 पॉइंट के करीब हायर लेवल से गिरा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक आया है मेरे रडार पे वो सेल साइड वाला स्टॉक आया है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में L&T फाइनेंस दबाव दिखा रहा है, बिकवाली दिखा रहा है। स्टॉक वैसे भी पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से वीकनेस दिखा रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि L&T FH में यहां से बिकवाली देखने को मिलना चाहिए। नीचे में 85 रुपीज 83 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सेल साइड का व्यू लेके काम करने का सलाह रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बैठ रहा है। 91 के स्टॉप लॉस से L&T फाइनेंस में बिकवाली करे, टारगेट्स 85 और 83 देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए 85 वाला पुट ₹2.5 पे भी अवेलेबल है, इसको लेने का सलाह रहेगा। ₹1.5 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 3.5 से ₹5 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। L&T फाइनेंस को बेचे या 85 का पुट खरीदे, जो भी करना है वो कर सकते हैं यहाँ पे CMP पे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बिकवाली करने की राय, लेकिन 15,115 से एकदम 40 पॉइंट वापस मूव भी ऊपर की तरफ एकदम से आया है। बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट एकदम से बढ़ा है, तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी आखिरी 1 घंटे में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग है, जिस तेजी से बढ़े उसी तेजी से रिकवर भी होते हुए दिख रहे हैं सपोर्ट लेवल से। ये खूबसूरती है बाजार की कि आपका कन्विक्शन टेस्ट किया जा रहा है, आप किस तरफ है, तेजी या मंदी में। आइए, इंटरेस्टिंग है। चलिए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, उन्हीं पर फोकस किया जाए। अब लगभग 10% नीचे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। माय गॉड, अच्छे नतीजे के बावजूद ये हाल है, जबकि रिजल्ट इतने बढ़िया तो समझ के बाहर के अच्छे नतीजे के बावजूद भी पिटाई होती हुई दिख रही है। सन टीवी अच्छे नतीजे के बाद 4% नीचे। टोरेंट फार्मा के तो चलो मान लिया कि नतीजे ही खराब थे, तो वो 6% नीचे तो समझ में आता है। लेकिन एक स्टॉक जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजबूती के साथ बढ़ रहा है वो है टाटा केमिकल। 5-5.5% की मजबूती, 565 के पार है टाटा केमिकल्स। तो एक बार टाटा केमिकल्स पर नितिन जी अपनी राय दीजिए, क्या लेवल्स, क्या टारगेट्स रखने चाहिए इस स्टॉक के लिए?
टाटा केमिकल में आज ऊपर जो 590 के हाइज हैं वो दोबारा से आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट नीचे आई है उसमें टाटा केमिकल स्लाइटली नीचे आया है, बट इसमें रोल ओवर्स के बाद भी और लास्ट 4-5 दिनों में भी काफ़ी बाइंग है। तो ये टारगेट यहाँ से रखें तो 590 से 600 का रखना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 550 का रखना चाहिए। व्यू पॉजिटिव रख के चलना चाहिए इसमें। तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। एनबीसीसी के लिए कुछ खबर आती हुई दिख रही है। इनकी सब्सिडरी को 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो बड़ा ऑर्डर मिला है सब्सिडरी को एनबीसीसी की। हालांकि स्टॉक उतना एक्शन में इस समय नहीं दिख रहा है, बट सुमित जी आप क्लोजली ट्रैक करते हैं एनबीसीसी। अब देखिए खबर के दम पर थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में भी आने की कोशिश कर रहा है। क्या लग रहा है 32 के लेवल पर सर? दीपांशु देखिए, स्टॉक ओवरऑल मजबूत है। स्टॉक में कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करनी है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। एनबीसीसी 32.90-33 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसका पिछले 5 से 7 दिनों के 33-30 के बीच में रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो जैसे ये पैच निकलेगा, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होगा, तो उसके बाद एनबीसीसी में मोमेंटम बढ़ेगा और फिर 35 से 36 रुपए तक के मूव देखने को मिलेंगे। तो पोजीशंस होल्ड करें और ब्रेकआउट आने दें, उसके बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा। ओके, तो पोजीशन होल्ड करें, ब्रेकआउट आने दें, उसके बाद फ्रेश मोमेंटम वहां पर बिल्डअप होते हुए दिखेगा। तो ये है राय आपके लिए एनबीसीसी पर। इस समय 36,150 के ऊपर बैंक निफ्टी आ गया। तो एक सडन फॉल हुआ था, उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी हुई है, उतनी ही सडन फॉल के बाद बाजार में सर हिम्मत चाहिए दीप वही पे गिरावट में आपको लेने की, क्योंकि ट्रेंड वही है। लेकिन आप बीच बीच में इस तरह के झटके आपको लगेंगे। वही है 3:05 के बाद देखिए वहां पर क्या होता है, क्या 36,000 के नीचे। अभी भी बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे गया नहीं। निफ्टी ने जरूर दिया है थोड़ा ब्रेकडाउन, लेकिन बैंक निफ्टी आज थोड़ा बेहतर हो गया, वो वाला मामला है। एक बार सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर मूवमेंट दिखा रहा है सर। चलिए देखें थोड़ा और प्रेशर कहां से आते हुए दिखा है इस बाजार में, जहां तक मूव्स का सवाल है। आज एसआरएफ थोड़ा वीक लग रहा है, ट्रेडर रेडार पर काफी एक्टिव रहता है एसआरएफ। बंसल जी क्या चल रहा है एसआरएफ में? ये जो 5550 के लेवल्स पर आया है, ये वापस खरीदारी का लेवल है या फिर यहां से थोड़ी और वीकनेस आ सकती है? दीपांशु, एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर खरीदारी की राय रहेगी जब ये स्टॉक 5700 के लेवल्स तोड़ेगा या कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ स्टॉक करेक्टिव दौर से गुजर रहा है, तो एक बार करेक्शन खत्म होगी तब खरीदारी की राय होगी। एज ऑफ नाउ अवॉइड करेंगे, एज ऑफ नाउ अवॉइड करें जहां तक एसआरएफ का सवाल है। पर मूव यहां पर काफी मजबूत आपने होते हुए दिखा है। हम एमजीएल आईजीएल की बात कर रहे थे, इसमें एक स्टॉक जो कल नतीजों के दम पर दमदार एक्शन में था और आज भी अच्छे एक्शन में है, गुजरात गैस। हालांकि समझ जी थोड़ी ऊपरी सरों से यहां पर भी मुनाफा वसूली हुई है, बट अब वापस मूव दिखा रहा है गुजरात गैस। ट्रेड बनता है सर इस पे? देखने को मिल रही है पिछले 10 दिनों के अंदर ही स्टॉक 350 वाला 450-460 के आसपास आ चुका है। तो फ्रेश बाइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इन लेवल्स पे लेना, क्योंकि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूरी है, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। 438-440 के आसपास का नीचे में सपोर्ट है और ऊपर में 470-75 का लेवल तोड़ेगा, उसके बाद 500 प्लस के लेवल गुजरात गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चला जा सकता है स्टॉक के अंदर। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस आप होल्ड करके चलें, पर गुजरात गैस है एक स्टॉक जो एक्शन में है। कुणाल जी, इरकॉन इंटरनेशनल यहां पर भी एक्शन आ रहा है। 15 तारीख को बोनस पर विचार कर सकती है कंपनी, तो वहां से थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा है। इरकॉन की चार्ट्स देखकर बताएं सर, क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स? देखिए एक बड़ा मूव आता हुआ दीपांशु नजर आ रहा है, लेकिन सामने बिल्कुल एक रेजिस्टेंस भी दिखाई पड़ती है। रेजिस्टेंस 97 रुपए के आसपास है, मौजूदा भाव जो है वो 93 रुपए का है। तो 97 और आज का इंट्राडे हाई भी 96 रुपए का है, तो 97 पर एक रेजिस्टेंस है। जब तक 97 पार ना हो आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए, तो वेट एंड वॉच करें। जिनके पास पोजीशन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें। 97 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ओके, तो 97 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करके चलें। ये है आपके लिए इरकॉन पर राय। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, रेलवे स्टॉक्स आज फोकस में है। इरकॉन कह रहा है कि ये बोनस पर और डिविडेंड पर विचार करने वाले हैं अगले हफ्ते। आईआरसीटीसी के लिए खबर आई है कि जिस तरह से एयरपोर्ट यूजर डेवलपमेंट फी लागू होती है एयरपोर्ट्स पर, उसी तरह अब रेलवे स्टेशंस पर भी ये लाने का प्लान है। इस पर चर्चा चल रही है फिलहाल। किस तरह से देखें इन डेवलपमेंट्स को, और कोई राय सर इन रेलवे स्टॉक्स पर? मुझे बहुत अच्छा लगता है आईआरसीटीसी, और हम रेगुलरली इसको रिकमेंड कर रहे हैं करीब 1200-1250 के लेवल से, और बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला भी था इसके अंदर, और अभी अपसाइड देखने को मिली। एक और खबर है जो मैं बोलना चाहूँगा कि इसकी ये भी संभावना है कि एमएससीआई के
इंडेक्स में इसको शुमार किया जाए, इसको इन्वॉल्व किया जाए, तो उस कारण से भी एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है। प्लस अब जैसे कोविड के बाद पूरी की पूरी ट्रेन्स चलनी चाहिए, आने वाले समय में सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो IRCTC का ऐसा बिजनेस है जो कि कैश बिजनेस है नंबर 1, लॉस होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि कैप्टिव ऑडियंस है और इनका ये लगातार इनकी ग्रोथ आती रहेगी। तो मुझे लगता है IRCTC 2000 रुपए जो पुराना इसका भाव चलता था उसको भी लास्ट हाई को क्रॉस करेगा, तो IRCTC बहुत अच्छा है। इसके साथ IRFC भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, इस भाव पे 25-26 रुपए पे जहां पे लिस्टिंग हुई है वहीं पे मिल रहा है। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो मुझे लगता है कि IRFC भी बहुत अच्छा बेट है। एक चीज आप समझिएगा कि कोई भी NBFC या कोई भी फंडिंग कंपनी लेंडर को ये सबसे बड़ा डर होता है कि उसका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो IRFC प्राइमरली रेलवेज को लेंड करती है, तो जहां पे पैसा जाने का चांस ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। तो IRFC भी एक अच्छा कंपनी है जो कि निवेशक लंबे अवधि के लिए ले सकते हैं। इस भाव पर 10 रुपए का पेड अप स्टॉक है, कहीं पे भी ब्लोन अप नहीं है, कहीं पे भी कोई वैल्यूएशन गैप नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है कोई लंबी अवधि से इसको खरीदे तो यहाँ से उसको 30-40-50% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। तो IRFC भी एक अच्छा ऑप्शन है रेलवे स्टॉक्स में। ओके, तो ये है आपके लिए रेलवे स्टॉक्स पर नजर एक्शन यहाँ पर बन रहा है। US FDA से दवा को मंजूरी में नहीं है लुपिन की। अभी पिछली कुछ मिनटों में फार्मा शेयर्स में एक्चुअली ऊपरी स्तरों से थोड़ी आपने गिरावट आती हुई देखी, तो एक जो बाजार का वीक पॉइंट है, हालांकि अब जो अनिल जी आपने लेवल्स कहे थे वहां से बाजार रिकवर भी होते हुए दिख रहे हैं, पर फार्मा एक स्पेस है जो थोड़ा वीक होते हुए दिखा है। एक दवा को मंजूरी मिली है लुपिन की, ये एक कंपनी से अपडेट आ रहा है, देखते हैं कौन सी दवा है जिसको लुपिन को मंजूरी मिली है US FDA की तरफ से। बट एक्शन में दिख रहा है ये स्टॉक थोड़ा कमजोर है। एक बार जरा चार्ट चेक ले लें लुपिन पर। वागले साहब लेवल्स बताएं लुपिन के लिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है सर? आज वागले साहब के साथ जुड़ते हैं। नितिन जी, लुपिन अगर आप चार्ट देख पाएं सर, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स, थोड़ा ये भी निचले स्तर से अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। खबर ये है टावाबोरोल टॉपिकल सोल्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स में इस दवा को मंजूरी मिली है और ये पीतमपुर फैसिलिटी में ही कंपनी बनाएगी, ये हमें वो अपडेट दे रहे हैं। कुछ स्किन रिलेटेड, स्पेशली पैर से एंटी फंगल दवाई है, पैर के कुछ इन्फेक्शन से रिलेटेड। लुपिन की चार्ट्स नितिन जी। देखिए, प्राइस एक्शन तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ पे नहीं आ रहा है। आज का लो 1056 के आसपास है, 1050 के आसपास सपोर्ट एरिया है। मुझे लग रहा है वो स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए, और अगर ये वापस से कुछ बाउंस और 1070 के ऊपर निकलता है, यानी 7-8 रुपये और बढ़ने के बाद फिर कुछ दिखेगा कि इस न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एक्सपायरी के बाद से ट्रेंड पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए। 1050 का स्टॉप लॉस होगा और 1070 के ऊपर दोबारा मोमेंटम गेन करेगा, जिसमें 1090 और 1100 के टारगेट हो सकते हैं। लुपिन जहां पर आपको रखनी है नजर इस समय। खबर आ रही है और खबर के दम पर आप स्टॉक भी थोड़ा वैसे वीकनेस है। फार्मा शेयर्स में आज हल्की सी गिरावट का माहौल आपको आते हुए दिख रहा है। IT शेयर्स भी ऊपरी स्तरों से फिसल चुके हैं, तो वहां पर आपने थोड़ा प्रेशर देखा है, ये भी एक प्रेशर पॉइंट बनते हुए दिख रहा है जहां तक बाजार के एक्शन का सवाल है। एक्शन ढेरों और स्टॉक्स में है, जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है वहां पर थोड़ा प्रेशर आया है। REC और PFC, इन दोनों शेयर्स पर नजर रखिए, थोड़ी गिरावट का माहौल इन शेयर्स में भी आपको आते हुए दिख रहा है। पर हम गैस स्टॉक्स की बात कर रहे थे और MGL यहां पर नतीजों का तो इंतजार है ही, पर साथ ही कुछ खबरें भी हैं प्राइस को लेकर। जानते हैं वरुण के साथ कि क्या है डिटेल्स जहां तक महानगर गैस का सवाल है। बताएं वरुण। देखिए, डिटेल्स ये है कि गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, यानी कि जो PNG और CNG के दाम है वो MGL ने बढ़ा दिए, आज से इनफैक्ट लागू हो चुके हैं। CNG के दाम में 1.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और PNG के दाम में 95 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब याद रखिए, अक्टूबर में जब गैस प्राइस की रिवीजन हुआ था, उसके बाद MGL हो, IGL हो या फिर जो भी गैस कंपनी थे, उन्होंने अपने दाम घटा दिए थे क्योंकि गैस प्राइस जो है वो कम कर दी गई थी। अब इन कंपनियों का ये कहना है, खासकर MGL का ये कहना है कि पेंडेमिक के बाद ओवरऑल जो इनके ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें एक बढ़ोतरी देखने मिली है और उसके कारण मजबूरन इनको जो कीमतें हैं वो बढ़ानी पड़ी है। अब MGL के लिए करीब 70% के आसपास के रेवेन्यूज जो है वो CNG से आते हैं और करीब बाकी जो 30% के आसपास है वो PNG से आते हैं। अब ये जो प्राइस बढ़ाई गई है, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इस कंपनी के रेवेन्यूज में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो ग्राहक है उनके ऊपर महंगा पड़ने वाला है। करीब 8 करोड़ ग्राहक है इस कंपनी के पास, जिनको अब ये बढ़ी हुई प्राइस का इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए अच्छी खबर, ग्राहकों के लिए थोड़ी खराब खबर है। और CNG के दाम इसके बाद करीब 50 रुपये के आसपास पहुँच चुके हैं। मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ा दी।
और ये सोचिए अनिल जी कि अक्टूबर में जब दाम घटाए गए थे तब 1 रुपये दाम घटाया था सीएनजी का और अब बिन मतलब के 1.5 रुपये बढ़ा दिया। तो इफेक्टिवली आपने 50 पैसे दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि गैस की कीमतें घटी है। गैस की कीमतें घटने के बावजूद दाम बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये तो गलत बात है। गलत तो है, लेकिन ये कह रहे हैं ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गया। अच्छा, ओके। अब इनको कोई क्या कहे। लेकिन ये चीजें अब अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो गैस के भी कब तक नीचे रहेंगे वाली बात। हाँ, ये बात तो है। इसके बाद भी गैस के जो सीएनजी के दाम है वो करीब करीब 50-60% डिस्काउंट पे है पेट्रोल से। ओके, करीब करीब 50% ऐसा है, तो इनके पास थोड़ा कुशन, बहुत कुशन है इनके पास। ओके, चलिए, तो एमजीएल के लिए फायदे की बात, और एमजीएल ने बढ़ाए हैं दाम। हाँ, और इसके बाद हो सकता है कि बाकी कंपनियां भी बढ़ाए, क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि एक कंपनी जब बढ़ाती है तो बाकी उसको फॉलो करती है। एमजीएल के बाद आईजीएल बढ़ाएगा, गुजरात गैस बढ़ाएगा, गुजरात गैस वगैरह। तो ठीक है, तो ये है आपके लिए एमजीएल ने दाम बढ़ाए हैं, और ये दाम नेट इनके लिए फायदे की बात होती दिख रही है। स्टॉक 2.5% मजबूत है नतीजों से पहले। वागले साहब को पसंद भी बहुत है एमजीएल का स्टॉक। वागले साहब, क्या यहां से और तेजी हो सकती है, रिजल्ट का करें इंतजार? अनिल जी, आज तो अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। मुझे लगता है ये 1150 के पार निकलेगा तो 1200-1220 तक जा सकता है। तो इंट्राडे तो मैं इसमें कॉल लेना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉसेस नहीं बैठेंगे। 1080 का स्टॉप लॉस, 1200 का टारगेट, ये पोजिशनल व्यू है। ओके, ये है आपके लिए एमजीएल पर आइए बड़े आगे। उससे पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, साथ ही नागरिक उड्डयन और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ खास बातचीत कर रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। आइए सुनते हैं। धन्यवाद मिस्टर पुरी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। थैंक यू फॉर योर टाइम इन दिस बिजी शेड्यूल। सर, पार्लियामेंट चल रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले आपसे, क्योंकि बजट ने जिस तरह से इंडिया को फोरफ्रंट पे रखा है, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया नाउ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आई थिंक हमने जो एक बोल्ड प्रोग्रेसिव अप्रोच रखी है टू से दैट ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आई। मार्केट्स आर गिविंग इट अ थम्स अप। रिकॉर्ड हाइस पे मार्केट्स हैं इस वक्त, बहुत बॉयंसी है, बहुत कॉन्फिडेंस है। सवाल ये है कि क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, यही बॉयंसी के साथ हम पूरा साल निकालेंगे? तो जो कंसर्न्स आ रहे हैं, छोटे मोटी दिक्कतें आएंगी, क्या वी आर रेडी टू फेस ऑल ऑफ देम स्ट्रांगली? सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। लेट मी यूज योर वर्ड्स, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। उसके कई कारण हैं। देखिए, महामारी के कारण जो डेवस्टेशन होने जा रही थी, सबसे बड़ा चैलेंज 2020 के शुरू में ये था कि कैसे अपने आप को हम रीऑर्गेनाइज करें। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू मस्ट नो हाउ टू टेक द मेजर्स रिक्वायर्ड, कैसे लॉकडाउन होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, और जो मार्च 2020 की आखिर में जो हमारा लॉकडाउन ऑर्डर हुआ, इट वाज कॉम्प्रिहेंसिव, इफेक्टिव, और उससे हमें जो समय मिला हम अपने हेल्थ केयर को सुधारने के लिए, ठीक है, हम ना पीपीईज बनाते थे, ना हम मास्क बनाते थे, ना हम वेंटिलेटर्स बनाते थे। वी वर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो जब विश्व भर में महामारी फैली और there was need for hydroxychloroquine, there was need for other medicine, we not only ramped up our production, we became suppliers to the world. जी। पर उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण डिसीजन होता है वो होता है कि कैन यू मेंटेन अ लॉकडाउन। तो चॉइस आपके पास ये होती है, लाइफ और लाइवलीहुड। जी हाँ। तो लॉकडाउन कॉम्प्रिहेंसिव था, काफी अरसा रहा। पहले क्वार्टर में हमारी जो इकोनॉमी है, जीडीपी declined by nearly 23.9% because there was no activity. Uske baad, and this is where the brilliance lies, I think the Prime Minister got the timing totally right and he got the modalities right. Uske baad, the calibrated opening began. जी हाँ। और calibrated opening को लेके हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए। अच्छा, दूसरा, the next biggest challenge was vaccine. Today, मैं समझता हूँ कि बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व भर में कितने 193 कंट्रीज आर देयर, एटलीस्ट यूएन में। वी आर वन ऑफ द 5 कंट्रीज विच हैज इट्स ओन इंडिजिनियसली डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन। 2 तो हैं और 3 और एप्लीकेंट्स हैं, जिसमें से 2
शायद इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के लिए दे आर प्रिटी एडवांस एंड दैट इमरजेंसी ऑथराइजेशन कुड कम एनी टाइम. बिल्कुल. सो माय व्यू इज दैट इन अ फ्यू वीक्स टाइम, उससे भी कम, देयर विल बी मोर. तो ये थे हरदीप सिंह पुरी जो बातचीत करते हुए बजट के बाद विस्तार से आप ये पूरा इंटरव्यू सुन पाएंगे आगे. फिलहाल हम वापस इसलिए आए क्योंकि बाजार में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है इस वक्त. एक बार की बाजार फिसले और 3:05 के ठीक उसी वक्त के पहले 36,000 के नीचे आया है. बैंक निफ्टी वापस ऊपर आने की कोशिश करता हुआ और 15,100 के नीचे आया हुआ निफ्टी वापस 15,100 के ऊपर आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है. तो वॉलेटिलिटी काफी जबरदस्त है, उतार चढ़ाव काफी जबरदस्त है. एक बार डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, वहां पर वही का जस का तस ट्रेड है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है. देखिए दोनों तरफ के ट्रेड होते दिख रहे हैं. आप देखिए 50 पॉइंट की रिकवरी भी उतनी ही शार्प आती हुई दिखी है निफ्टी पे, और 100 पॉइंट वापस बैंक निफ्टी भी निचले स्तर से शार्प रिकवर होता हुआ दिख रहा है. तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे, तेजी वाले भी और मंदी वाले भी, और दोनों ही बड़े फास्ट होते हुए दिख रहे हैं. दीप आप देखिए लाल से हरे निशान, हरे से लाल निशान के बीच में झूलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी. तो आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ. बताएं सुमित जी. दीपांशु देखिए ऊपरी लेवल से अच्छा खासा गिरावट आ रहा है और निफ्टी अब नेगेटिव देखने को मिल रहा है और 15,100 के लेवल टूटे हैं और उसके नीचे आया है. तो कुछ कुछ स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे जो स्टॉक अभी सेल साइड का रडार पे आया है वो है कोल इंडिया. दीपांशु कोल इंडिया में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा. 139.50 140 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल के हिसाब से. कोल इंडिया में यहाँ से अब गिरावट बढ़नी चाहिए. कोल इंडिया में मेरे को लग रहा है नीचे में 135 रुपए से लेके 132 रुपए तक के लेवल कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं. ऊपर में 144 का स्टॉप लॉस लगाएं और कोल इंडिया में बिकवाली करें. ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे 140 वाला पुट 6 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा. 4 रुपए का नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं. तो कोल इंडिया में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और लास्ट 2 दिनों के लो भी टूटे हैं. इसके लिए ये स्टॉक में बिकवाली करे. 135 132 रुपए तक के लेवल हो सकता है इसी हफ्ते में देखने को मिले. ओके, तो कोल इंडिया पर बिकवाली करके चलें. अब एक एक करके स्टॉक्स पर थोड़ा प्रेशर बाजार में आपको दिख रहा है, पर इस बीच बैंक निफ्टी पर आई है अच्छी रिकवरी. वापस 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आते हुए दिखा है. पिछले कुछ मिनटों में लगभग 70-80 पॉइंट्स नीचे से लोग से रिकवर हो गया बैंक निफ्टी. दोनों तरफ ट्रेड बहुत फास्ट शार्प होते हुए दिख रहे हैं. देखते हैं आज क्लोजिंग बेसिस पर 2 लेवल को नोट करिए, एक तो 15,100 और एक दूसरा 36,000. क्या इनके ऊपर बंद हो पाते हैं? आखिरी 20 मिनट बेहद एक्शन भरे रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. बिल्कुल सर, तो आखिरी 20 मिनट एक्शन भरे रहने वाले हैं. नजर रखते हैं जिस तरह से एक्शन बन रहा है. एक्शन बना है एक स्टॉक में और वो है टाटा मोटर्स. अब टाटा मोटर्स तो हमारे बाजारों में चर्चा में रहता ही है, पर इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और ग्लोबल स्टॉक है जो चर्चा में रहा है पिछले साल, और बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल स्टॉक पिछले साल का था टेस्ला. पर इस साल अगर आप देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है टाटा मोटर्स. क्या है वजह जिसकी वजह से आ रहा है और किस तरह से ये टेस्ला को भी मात दे रहा है, ये जानते हैं. आज थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर है, बट ये आगे चल रहा है. बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल ऑटो स्टॉक है. क्यों है जानते हैं कुशल के साथ. कुशल बताइए. बिल्कुल दीपांशु, और भारत का टेस्ला बनने को तैयार है. इनफैक्ट टाटा मोटर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो दुनिया भर के और ऑटो स्टॉक्स की मैं आज जो है एनालिसिस कर रहा था, और यहाँ पर अगर आप YTD फिगर्स देखें तो टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 79% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है. वहीं उसके कंपैरिजन में अगर आप जनरल मोटर्स, ह्यूंडई और टेस्ला को देखें तो वहाँ पर 22% से लेकर 36% की ही हमें बढ़त देखने को मिली है. तो एकदम क्लियर बीट जो है टाटा मोटर्स ने दिखाया है, और इसके कई बड़े कारण हैं. खासकर ईवी को लेकर जिस तरह की स्ट्रैटेजी इस कंपनी की बन रही है वो काफी बेहतरीन लग रही है. इनफैक्ट इंडिया लेवल पे अगर आप देखें तो हाईएस्ट सेलिंग ईवी कंपनी जो है वो टाटा मोटर्स है. और यहां पर आप कंपनी के लिए आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी बेहतरीन है, क्योंकि 9 मार्च को ये जैगवार आई-पेस इलेक्ट्रिक एसयूवी निकालने वाले हैं, और यहां पर इन्होंने अपनी जो दूसरी ग्रुप कंपनी है टाटा पावर, उसके साथ जो चार्जिंग सोल्यूशंस है उसको देने का करार किया है. तो ये एक बड़ा क्यू है. इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का ये क्लियर फोकस है कि जो इनकी पेट्रोल और डीजल वर्जन वाली कार्स है उसके मुकाबले केवल 15 से 20% प्रीमियम पर ही ये अपनी अफोर्डेबल ईवीज निकालने वाले हैं. इनफैक्ट मैं और भी जितनी भी इंडियन मार्केट में ईवीज हैं उनकी प्राइसेस भी चेक कर रहा था, तो यहां पर टाटा की जो 2 गाड़ियां हैं, टाटा टाइगर और साथ ही जो इनकी नेक्सॉन एसयूवी है, इन दोनों की प्राइसिंग सबसे कम निकल कर आई है. खासकर अगर आप देखें तो टाटा टाइगर जो सेडान है करीब 9.5 लाख की प्राइसिंग है. वहीं उसके कंपैरिजन में अगर आप MG और
हुंडई की कोना एसयूवी देखें तो 20 लाख से ज्यादा की वैल्यू उसकी है। और अब टेस्ला जिसने एंट्री ली है बैंगलोर में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाकर, यहां पर अगर आप देखें तो जो इनकी सबसे अफोर्डेबल मॉडल है उसकी वैल्यू 55 से 60 लाख रुपए है। तो ये एकदम क्लियर है कि भारतीय बाजार जो बहुत प्राइस सेंसिटिव है उसको देखते हुए जो अफोर्डेबल ईवीज में जिस तरह की अगर आप देखें सेगमेंटेशन है टाटा मोटर्स के पास, ये क्लियर लीडर बन सकता है। बिल्कुल, तो क्लियर लीडर बन सकता है। और नजर रखें टाटा मोटर्स, इनका जो इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है डाइवर्स पोर्टफोलियो है, अफोर्डेबल पोर्टफोलियो है और इसलिए ये भी एक्शन में आ रहा है। टाटा केमिकल से एक और स्टॉक है और ईवी स्टोरी की जब हम बात करते हैं तो टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स फोकस में आता है, बट टाटा केमिकल्स भी फोकस में आ रहा है। फोकस में एक कंपनी जिसके बारे में हम रेगुलरली कुणाल जी से चर्चा करते हैं, एबट इंडिया। आय मामूली सी बढ़त है, 1078 करोड़ से बढ़कर 1085 की। मुनाफा घटकर आया है, 187 करोड़ से घटकर 177 करोड़ का है। तो एक स्टेबल क्वार्टर रहा है, ना कोई ज्यादा आय में बढ़त है, ना कोई मुनाफे में ज्यादा गिरावट आई है, पर स्टॉक थोड़ा उस पर रिएक्ट कर रहा है। कुणाल जी एक बार जरा एबट इंडिया के चार्ट देखकर बताएं सर। देखिए चार्ट भी स्टेबल है दीपांशु, कोई खास फायरवर्क्स नहीं होने की उम्मीद है और इसमें देखिए एक रेजिस्टेंस दिखाई देती है जो कि 15,000 के आसपास है। तो ये स्टॉक अब 15,000 को पार करेगा तब इसमें कुछ अपसाइड बनेगा। तो फिलहाल जिनके पास निवेश है बने रहें, लेकिन नई खरीदारी की राय इन स्तरों पर नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए एबट इंडिया पर राय। पर जो हम चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कहाँ भारत में यहाँ पर एक्शन और बन रहा है, टेस्ला की भी एंट्री हो गई पर टाटा मोटर्स लीड ले रहा है। चोपड़ा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? हाँ, मैं टाटा केमिकल्स पे बोलना चाहता था और अभी एक खबर ये भी आई है कि टेस्ला टाटा केमिकल्स के साथ करार करना चाहता है फॉर लिथियम आयन बैटरीज। ये एक खबर है, इसकी कन्फर्मेशन की है। मगर मैं कुछ बुनियादी चीजें बताना चाहता हूँ टाटा केमिकल्स के बारे में। अगर आप इसके केमिकल बिजनेस को देखें, अगर टोटल इसका जो भी भाव हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके केमिकल बिजनेस 80 रुपए का है। इसके अलावा इस कंपनी का जो क्रॉस होल्डिंग है वो टाटा ग्रुप में इसका करीब 2.25 से 2.5% तक का है टाटा सन्स में। तो 470 रुपए का भाव वहां से निकलता है। और रैलिस इंडिया का जो स्टेक है वहां से तो 30 रुपए का भाव निकलता है। तो अगर आप टाटा केमिकल्स की फेयर वैल्यू देखें तो करीब 860 से 870 रुपए तक निकलती है। तो बहुत ही अच्छा वैल्यूबल बिजनेस है इसका। अगर आप देखें टाटा नमक और टाटा संपन्न के जो मसाले वो भी टाटा केमिकल्स के अंदर होते हैं, जो प्रोबेबली बाद में जाके कभी टाटा कंज्यूमर में जाएंगे। मगर आज अगर हम देखें और ईवी बिजनेस के पोटेंशियल को देखें और टाटा मोटर्स को देखें तो टाटा केमिकल्स एक बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टोरी मुझे अभी भी नजर आती है और यहाँ से भी अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और वैल्यू बहुत है इस कंपनी के अंदर और आने वाला बिजनेस जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। तो ऐसे बिजनेस में ये नहीं है जो कि मर रहा है या कम हो रहा है या आगे बढ़ने वाले बिजनेस में। तो टाटा केमिकल में मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ और मुझे लगता है ये स्टॉक 900 से 1000 तक भी जा सकता है अगर कोई लंबी अवधि तक इसको रखे। ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स पर राय इस वक्त आए चोपड़ा साहब की तरफ से। और इस बीच बाजार बहुत बेहतरीन रिकवरी वापस दिखाने की कोशिश निचले स्तरों से कर रहे हैं। 15,065 का लो बनाकर 15,125 यानी कि 35 और 25 लगभग 60-70 पॉइंट की एक शानदार रिकवरी निफ्टी में पिछले कुछ मिनटों में होती हुई दिखी है। और बैंक निफ्टी निचले स्तरों से करीबन 150-200 पॉइंट ऊपर रिकवर आता हुआ दिखा है। 35,900 से अब 36,075 के आसपास। तो लग ऐसा रहा है 15,100 के ऊपर बंद होने की कोशिश और 36,000 के ऊपर बंद होने की कोशिश। तो बंद होते होते शायद रिकवरी होती हुई दिखे आपको, ये संकेत आते हुए दिखे। तो इंटरेस्टिंग है। और इस बीच कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर और उसके बाद आपको मिलेगा बैंक से बेनिफिट। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी इनफैक्ट काफ़ी साइडवेज हो चुका है और जो हिसाब से वॉलेटिलिटी बढ़ी है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है ओवरली चार्ट्स पर बैंक निफ्टी की है, जहाँ पे बैंक निफ्टी की रेंज अनिल जी बन गई ऊपर में 36,400 की, नीचे बन गया है 35,600 का एक सपोर्ट लेवल। तो ये 800 पॉइंट की जो रेंज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से कहीं ना कहीं हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। बट देन जब तक वो ब्रेकआउट नहीं आता तब तक कहना मुश्किल रहेगा कि कहाँ पे ये ब्रेकआउट आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ की रहेगी। सो अनिल जी, इसमें ये करना है कि हमें पहले एक कॉल ऑप्शन लेना है 36,400 का, एक लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी अनिल जी मैं इनिशिएट कर रहा हूँ।
तो इसमें हम 36,400 का एक कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो करीब 243-45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो 243 पे आप 36,400 का कॉल लीजिए और 35,600 का पुट खरीदना है अनिल जी 275 पर अप्रॉक्सीमेटली। सो अगर आप देखेंगे तो आपकी नेट जो लागत है अनिल जी डेट वुड बी समवेयर अराउंड 12,950 13,000 का लॉस होगा मैक्सिमम अगर लॉस होगा इसमें। तो 243 पर आपको खरीदना है कॉल 36,400 का और 275 पे आपको खरीदना है 35,600 का पुट। ये लॉन्ग स्ट्रैंगल है, जहां पे भी ब्रेकआउट आएगा अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत ही अच्छा मूव देयर आफ्टर बैंक निफ्टी पे देखने मिल सकता है। तब तक ये कंसोलिडेशन में से कहाँ ब्रेकआउट आएगा वो एज ऑफ नाउ थोड़ा इनडिसिसिव है। ओके, ठीक बात है। तो ये है आपके लिए 36,400 36,500 के रेंज में ऊपर अटकता है, 35,600 के आसपास आकर नीचे सपोर्ट लेता है। तो इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकलेगा बड़ा मूव होएगा। 245 में कॉल ऑप्शन खरीदिए 36,400 का और 275 में 35,600 का पुट ऑप्शन खरीदिए, यानी कि आपको 10 12 520 रुपए की कॉस्ट आ गई, बराबर 520 रुपए की इसमें कॉस्ट आ गई। तो अब आपको थोड़ा एक मूव चाहिए 400-500 पॉइंट का किसी एक तरफ बैंक निफ्टी में आ जाए तो इस स्ट्रेटेजी में पैसा बनना शुरू हो जाएगा। वैसे एक चीज बताए जय, अब जब आप दोनों ही कह रहे हैं कि पुट भी खरीदो कॉल भी खरीदो, दोनों तरफ बड़ा मूव कहीं न कहीं तो आएगा, किधर आएगा? ज्यादा चांस किसके, ऊपर या नीचे? अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए हमने जो 520 पॉइंट की स्ट्रेटेजी बनाई है तो 800 पॉइंट का मूव तो आएगा ही, 800 से 1000 पॉइंट का मूव भी हो सकता है। तो स्ट्रेटेजी प्रॉफिट में आ जाएगी और मुझे प्रोबेबिलिटी अनिल जी लग रही है कि ट्रेंड ओवरऑल अभी तक ऊपर रहा है तो ऊपर ही ब्रेकआउट आना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी लग रही है। बट वोलेटिलिटी बढ़ती है तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी वोलेटिलिटी में स्पाइक आती है तो एक रिवर्सल भी आता है, बट चांसेस ऊपर के लग रहे हैं। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक बात है। तो चांस ऊपर की तरफ के ज्यादा हैं और नीचे के लेवल पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। आप देखिए अब 15,100 के ऊपर टिक रहा है निफ्टी, 15,120, 36,000 के ऊपर टिक रहा है बैंक निफ्टी। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो रहेगा, एक तरफा चाल तो होने वाली है नहीं, ये बात तो तय है। इस बीच नतीजे और आते दिख रहे हैं। इगारशी मोटर्स 13 करोड़ से मुनाफा वही का वही है, सेम है, 13 करोड़ ठीक है, कोई खास कामकाजी तौर पर अच्छे हैं। अच्छा, ऑपरेशनल रिजल्ट अच्छे हैं। 23.7% मुनाफा बढ़ा है कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स 1.1% एक्सपेंशन है, 16.1% के आए मार्जिन्स कंपेयर टू 14.9। तो थोड़ा बेहतर है। हालांकि आजकल तो ऑटो एंसिलरी कंपनियों के ज़्यादा अच्छे नतीजे आ रहे हैं, ये ठीक है, मतलब नॉट बैड, लेकिन नंबर्स ठीक हैं। अभी थोड़ी देर पहले गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के भी आए थे तो उसके नंबर्स भी बड़े मजबूत आते हुए दिखे थे। तो ओवरऑल नतीजे एक के बाद एक आपके आने की तैयारी में है इस वक्त ये आपके लिए। तो रिजल्ट सीजन बैन से बेनिफिट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में आने जाने को तैयार है। देवांशी हमारे साथ है तैयार। सेल, भेल और सन टीवी 3 स्टॉक हैं बैन में। कोई बाहर निकलेगा? सेल निकलेगा। अभी चांसेस थोड़े से कम है, 78-79%। फिर तो निकल जाएगा। तो फिर अब कोई बढ़ने वाला नहीं, फिर निकल जाएगा। 78% आ गया, 78 आया था, अभी आप वापस देखिए 78.5 के आसपास। हाँ ठीक है, निकल जाएगा। और बाकी सन टीवी और बने रहेंगे, भेल तो बना रहेगा। एंट्री कोई नहीं, कोई आसपास भी नहीं है, कोई आसपास भी नहीं। ओके, 2 ही रह जाएंगे फिर, ठीक है। भेल और सन टीवी बने रहेंगे। सेल के बाहर आने की संभावना पूरी है। तो ये आपके लिए सुमित जी, सेल के चार्ट देखिए, आज बेन से बाहर आने की तैयारी में। शॉर्ट तो कर नहीं पाएंगे, अगर लॉन्ग करके डिलीवरी में जाना है तो बताइए आप कल के लिए। 65 रुपए का अनिल जी स्टॉप लॉस रखना है और पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अभी तक ये स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत ही है। और ऊपर में जैसे ये 68-69 का लेवल तोड़ेगा कल, 68-69 का लेवल तोड़ेगा कल, तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम फिर और बढ़ेगा और फिर 72 से 74 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो मैंने लेवल्स दिए वो क्लोजली ध्यान रखना है। 68-69 के बाद फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा और जब तक पैसा टूटता नहीं तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए सेल। बैन से बाहर आने की तैयारी में, देखते हैं कल कैसा एक्शन रहेगा इस चार्ट पर तब तक जय देने के लिए तैयार हैं एक जैकपॉट शेयर, बिगुल जय के जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, पेंट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। एशियन पेंट्स तो मैंने रेकमेंड किया था, वहाँ पे तो सारे टारगेट्स आ गए हमारे। मुझे बर्जर पेंट्स अभी अच्छा लग रहा है और इसका 780 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए, 24 रुपये में मिल रहा है।
24 पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है 17.80 का दीपांशु। तो 780 का कॉल ऑप्शन खरीदे 24 पे, 17.80 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो इसका बन रहा है वो है 33.40 का, सेकंड टारगेट बन रहा है एग्जैक्ट 40 का। 33.40 एंड 40 ये दो टारगेट्स के लिए आप बर्जर पेंट्स खरीद कर चल सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पर देखने मिल रहा है और मोमेंटम सारी पेंट स्टॉक्स में बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके टारगेट्स आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। ओके, तो बर्जर पेंट्स यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और इसके नतीजे आने वाले हैं, उसका भी इंतजार है और उससे पहले स्टॉक भी बढ़िया एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखते हैं इस पर। चलते हैं अनिल जी के पास, बाजार बंद होने की तैयारी में है, उससे पहले जान लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। सब थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बदला, ये पूरा हमारे बाजारों में ही हुआ था। डाउ फ्यूचर्स हल्की सी सुस्ती दिखा रहे हैं, 30 पॉइंट्स नीचे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की सी गिरावट है यहाँ पर। यूरोप के बाजार थोड़ा लाल निशान में आए हैं, बट एकदम फ्लैट ही ट्रेड कर रहे थे, तो वहां से हल्की सी गिरावट है, कुछ ज्यादा बड़ी मूव नहीं है। दीप ठीक है, सुस्ती वाला माहौल है और हल्का फुल्का करेक्शन, एक आध डेढ़ दिन का करेक्शन अगर होता भी है तो कोई गलत नहीं है। तो जिन लेवल से बाजार थोड़ा सा 36,500 के आसपास बार बार निफ्टी, बैंक निफ्टी अटक ही रहा है, तो तीसरी बार अटका है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। 36,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा है, 15,100 के नीचे बंद नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ खराब भी नहीं है। हर रोज 7 दिन से लाइफ हाई बना रहा है, ऊपर बंद हो रहा है, तो हर रोज तो होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से बड़ी पिक्चर देखेंगे, बड़ी भी नहीं, मीडियम पिक्चर भी देखेंगे, ट्रेंड भी देखेंगे, तो अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी पोजीशन रखिए। हो सकता है आज अमेरिका आपको थोड़ा कमजोर रहे, जी पॉसिबल है, और उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश भारतीय बाजार कर रहे हो, तो उस हिसाब से अगर आप ये समझ के चले कि अगर कल 15,000 खुला तो मेरा क्या होगा, ये सोच के चलेगा, या अगर बैंक निफ्टी कल 35,650 खुला तो मेरा क्या होगा, ये आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खुलेगा, इसकी आप तैयारी रखिए और उस हिसाब से अपनी लॉन्ग रखिए, सिंपल सी चीजें। और अगर आप शॉर्ट हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका लाइफ टाइम हाई का स्टॉप लॉस है, सिंपल 36,500 का स्टॉप लॉस आपका बैंक निफ्टी का हो गया और निफ्टी का 32,250 का स्टॉप लॉस हो गया। तो ये ब्रॉड रेंज है, 15,000, 15,250 निफ्टी और 35,500, 36,500 बैंक निफ्टी, इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। इस रेंज के जैसा अभी जय भी बता ही रहते, उस हिसाब से आपको पुट कॉल लेना है। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड में इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्टॉक्स की, इंडेक्स की पोजीशन आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्रॉपर हेज कर, लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों करूं। जी सही बात है। ऐसा क्या मतलब, अगर गिर के क्या गिरा है, मतलब 100-125 पॉइंट गिरना, तो अगर ये तो फिर ऐसा हो गया कि मतलब कभी मार्केट गिरे ही ना, लाल में दिखे ही ना, ये तो होगा, चलेगा, ये चीज तो होगी। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में, मार्केट तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ये तो गिरना भी नहीं है, इसको तो गिरना कहते भी नहीं है। हाँ गिरना तो तब आप कहेंगे पहले 15,000 तो तोड़े कम से कम, वो भी नहीं है, 35,500 तो तोड़े, कुछ भी नहीं, ये तो हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है। हो सकता है आज यूएस आपको कमजोर ट्रेड करता हुआ दिखे अगर, तो कल आपको थोड़ा 1-1.5% की रिस्क आपकी है कल के लिए, अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हैं तो, और शॉर्ट पे हैं तो भी लगभग 1 से 1.5% की रिस्क, 500 पॉइंट की रिस्क दोनों लेके बैठे हैं बैंक निफ्टी पर, तेजी और मंदी वाले, और 150 पॉइंट की रिस्क दोनों लेकर बैठे हैं तेजी और मंदी पर निफ्टी वाले। तो आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आप ये सोच लो 150 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में हो मार्केट, तो मुझे चलेगा क्या। सही बात है सर, बस उतना सोच के आप अपना डिसाइड कर लो, सिंपल क्लियर है सर। ठीक है। अगर आप लॉन्ग है और 150 पॉइंट नीचे खुला तो मैनेज कर पाएंगे, शॉर्ट है 150 ऊपर खुला तो मैनेज कर पाएंगे, ये आपको देखना है अकॉर्डिंगली, बस सिंपल चीज। ठीक है सर, क्लियर है। तो थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्के हुए हैं बाजार, पर कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ आप मूव कर रहे हैं और एकदम सपाट ही ग्लोबल मार्केट्स हैं इस समय, तो ये एक फैक्टर है जहां पर आप रखिए नजर। जल्दी से कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लें इससे पहले कि क्लोजिंग की तरफ जाएं। वागले साहब, पिडलाइट सुबह आपने खरीदारी की राय दी थी, पोजीशन होल्ड करके जाए सर? ओके, थोड़ा वागले साहब के ऑडियो में इशू आ रहा है, पर सुबह उन्होंने पिडलाइट पर खरीदारी की राय दी थी और स्टॉक भी अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है ये काउंटर। नजर रखिए इस काउंटर पर थोड़ी उतार चढ़ाव वाली मूव आती हुई दिखी है, पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर अब आप क्लोजिंग में थोड़ा थोड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। एमआरएफ पर एक बढ़िया उछाल आया है, हालांकि बड़ा काउंटर थोड़ा इलिक्विड है, बट एमआरएफ का प्रीवियस हाई 96,000 का उसके करीब जाते हुए दिख रहा है और क्लोजिंग पर हल्की सी मूव एमआरएफ पर आती हुई दिखी है, तो ये एक स्टॉक है जो एक्शन में दिखेगा। अदानी पोर्ट्स नतीजों के बाद थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आया था, अब ये भी रिकवर होकर क्लोजिंग की तरफ
जाते हुए दिख रहा है। वागले साहब के साथ हमारा संपर्क जुड़ गया है। वागले साहब, पिडलाइट पर आप क्लोजिंग कमेंट्स दे रहे थे सर। दीपांशु, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वीकनेस सेट इन हुआ है। 1780 में मैंने बाय किया था, 20 रुपए का स्टॉप लॉस था, जो फिलहाल ट्रिगर तो नहीं हुआ, बट मुझे लॉस ऑफ मोमेंटम दिखता है, तो मैं कैरी करने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, कैरी करने की सलाह नहीं है। अगर आपका है कॉस्ट पर है, थोड़ा भी मुनाफा है, उसे बुक कर लें, ये वागले साहब आपको क्लियरली कह रहे हैं। क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से आपने नए रिकॉर्ड देखे थे, 7 दिन का ट्रेंड बरकरार है, एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्के हुए हैं बाजार, पर ढेरों स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहे। इंश्योरेंस स्टॉक्स, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, यहां पर आज बढ़िया एक्शन था। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू, अच्छी खरीदारी होती है। देखिए एशियन पेंट्स दमदार तेजी में है, 2500 के ऊपर क्लोजिंग आपको दे रहा है। बर्जर पेंट्स के नतीजों का इंतजार है। 2 दिनों में अच्छी मूव आई है। विप्रो में 1.5% ऊपर ये स्टॉक क्लोज हो रहा है। ONGC पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। टाइटन, L&T, ग्रासिम, मारुति, एक्सिस, ICICI और HDFC लिमिटेड, साथ ही HDFC बैंक, इन्फोसिस एंड इवन रिलायंस हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग आपको दे रहा है। पर उसके सामने नजर रखिए M&M, बड़ी गिरावट आई है 3.5% की। टाटा मोटर्स, यहां पर आज मुनाफा वसूली देखिए, कुछ भारी गिरावट नहीं पड़ती पर 3% नीचे था। ITC 2% नीचे। बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, डिवीज, बजाज फिनसर्व और दिग्गज TCS और HUL यहां पर 1% की गिरावट रही। तो दोनों तरफ के एक्शंस बाजार के हैवी वेट्स ने आपको दिए हैं। 36,000 की तरफ क्लोजिंग के लिए आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की बात करें, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद बड़ा ब्रेकडाउन, 10% नीचे ये काउंटर। टोरेंट फार्मा नतीजों ने किया निराश, 6.5% नीचे। IOC डिविडेंड एडजस्टमेंट था माइंड यू, इसलिए आप देख रहे हैं 6% की गिरावट है। 7.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ। सन टीवी, यहां पर नतीजे ठीक ठाक रहे, उतने मजबूत नहीं थे जितना अनुमान लगाया था बाजार ने। 4.5% नीचे क्लोज हो रहा है। BHEL 3% नीचे। ये काउंटर लगातार 2 दिन यहां पर आपने भारी बिकवाली देखी है। नाल्को यहां पर गिरावट। बॉश, यूनाइटेड स्पिरिट्स, BEL, JSW स्टील, अपोलो टायर्स और कैनरा बैंक आज के बिग लूजर्स रहे। पर टाटा केमिकल्स सेकेंड हाफ में काफी एक्टिव रहा ये स्टॉक। इंट्राडे में 10% ऊपर गया था। इंडस टावर्स, ये भी अब 6% ऊपर बंद हो रहा है। वोल्टास में अच्छी खरीदारी रही। पेज इंडस्ट्रीज, यहां पर एक्शन दिखा आपको। महानगर गैस नतीजों से पहले और दाम बढ़ाने के बाद ये स्टॉक तेजी में रहा। साथ ही IGL में आपने मूवमेंट देखी। वोडाफोन आइडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, पिडिलाइट, मुथूट फाइनेंस, JSPL और श्री सीमेंट कुछ और आपके बड़े विनर्स रहे। तो ऑल इन ऑल अनिल जी, अभी भी शायद पॉजिटिव क्लोजिंग आ सकती है जहां तक निफ्टी का सवाल है, पर गेंस गवाकर एकदम सपाट क्लोज होने पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपने बताए थे सर, लगभग उसी के पास क्लोजिंग दे रहे हैं। बिल्कुल दीप, तो ठीक है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आप मानकर चल सकते हैं, लेकिन ट्रेंड तेजी का बरकरार है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अभी भी कोई ऐसा खास बदलाव नहीं हुआ है। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो बाजार में आप आमतौर पर देखते हैं, वही प्रॉफिट बुकिंग आज आपको आती नजर आई है। तो बंद हो गए हैं बाजार और प्रोविजनल क्लोजिंग के तौर पर 5 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी, 34 अंक नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स और 12 अंक ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। एकदम शांत क्लोजिंग होती दिख रही है सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन भी मैं आपके सामने रखूंगा और बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल सिंपल चीज़ ये है कि क्लोजिंग जो हुई है वो एकदम सुस्त कह सकते हैं, लेकिन दिन भर का एक्शन बहुत चुस्त रहा है। सुस्त शुरुआत, तेज गिरावट, फिर उछाल। इस बीच डीप बर्जर पेंट्स के नतीजे आए, एक बार बता दें। जी सर, बस इंतजार कर रहे हैं, वो सर्कुलर जैसी आ चुके हैं। 240 करोड़ के सामने 275 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। तो मुनाफे का आंकड़ा 275 करोड़ का है, जो कि अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट अनुमान से बेहतर पहली नजर में दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, बर्जर पेंट्स यहाँ पर आप देखें 275 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। हम भी अनुमान लगा रहे हैं, जहाँ तक आय की बात है 11.5% की बढ़त होनी चाहिए। 1890 करोड़ की आय का अनुमान लगाया जा रहा है बर्जर पेंट्स के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ सकती है, 14% की आप वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं इस कंपनी के लिए, तो वो एक बड़ा फिगर रहेगा जहां तक ओवरऑल नतीजों का सवाल है। मुनाफा जो बढ़कर आया है वो एक अच्छी बात ज़रूर आपको दिख रही है जहां तक बर्जर पेंट्स का सवाल है। तो बाजार तो बंद हो गए सर, वैसे पेंट स्टॉक्स अच्छे एक्शन में रहे और डेज हाई के करीब स्टॉक बंद हुआ। तो जो 2 दिनों में पेंट स्टॉक्स की तेजी थी, वो शायद बाजार अनुमान लगा रहा था कि बर्जर पेंट्स से अच्छे ही नतीजे आएंगे। जो वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर है सर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि हम बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं 14% की। और आपको याद होगा सर, एशियन पेंट्स की तरफ से भी एक दमदार वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर आते हुए दिखा था। तो ये एक की फैक्टर रहेगा, बट पॉजिटिव एक्शन है और अच्छे नतीजे आए इनके सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स और फाइनल क्लोजिंग में बताऊं आपको, उससे पहले बता दूं कि आज शाम का क्या खास आयोजन है। शाम 5 बजे
आप देखिएगा एक खास मुलाकात एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से, जिनसे आपने अभी लाइव बातचीत थोड़ी देर के लिए सुनी, लेकिन पूरी बातचीत शाम 5 बजे आप देखिएगा। कोरोना संकट से बेहाल एविएशन सेक्टर को नए पंख देने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है, एयर इंडिया का विनिवेश कहां तक पहुंचा है, एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, इन तमाम सवालों के जवाब हरदीप सिंह पुरी एविएशन मिनिस्टर देंगे हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल को। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग शो है और वो भी आपके लिए शाम 6 बजे का। आपकी खबर आपका फायदा में आपके लिए ये शाम का बड़ा खास शो है, जालसाजी का QR कोड। अब आप सरप्राइज करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई है। साइबर ठग ने उन्हें QR कोड भेजकर 34,000 रुपये ठग लिए। सोचिए, मतलब मुख्यमंत्री की बेटी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हालांकि उन्हें भी कौन सा पता होगा कि वो मुख्यमंत्री की बेटी है, लेकिन फिलहाल ये है कि अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हुए QR कोड का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब साइबर क्रिमिनल्स QR के जरिए ही लोगों के अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका अकाउंट साफ कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि QR कोड के जरिए ये ठगी होती कैसे है, असली और नकली QR कोड की पहचान कैसे की जाए और इसका तरीका क्या है, ठगी से कैसे बच सकते हैं। और अगर आप ठगी चुके हैं, मतलब आपने ठगी चुके मतलब आप ठगे जा चुके हैं, हाँ मतलब ठगे जा चुके हैं, ये शब्द सही है। अगर ठगे जा चुके हैं तो फिर आपके पास क्या कुछ अधिकार हैं, क्या राइट है, कानून क्या कहता है, इन सब पर हमारे दो खास मेहमान होंगे। एक तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जाने माने डॉक्टर प्रशांत माली साहब वो होंगे और सचिन ढेड़िया साहब होंगे जो एथिकल हैकर हैं, वो दोनों बताएंगे आपको। और शो का नाम है जालसाजी का QR कोड, ये मिस मत करिएगा। आइए, इसके बाद आपको रात 8:30 बजे भी एक इंटरेस्टिंग शो है। अगर आपको लगता है कि अमेरिका, जापान, इन सब जगह बड़ी तेजी हो रही है, हमें भी वहाँ से पैसे कमाने का मौका मिले, लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ कैसे आप पैसे लगा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, तो आज मनी गुरु में हम आपकी मदद करने वाले हैं। इंटरनेशनल फंड में निवेश करने की अगर आप सोचें तो इससे पहले समझ लें मनी गुरु में आज इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करना तरीका क्या है, रिस्क क्या है, कितना करना चाहिए, कैसे शुरू करें, कितना शुरू करें, टैक्स का क्या ख्याल रखें, करेंसी का क्या ख्याल रखें, इन सब मुद्दों पर हम आपको रात 8:30 बजे बताएंगे। पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल निवेश मिस मत कीजिएगा ये शो। तो ये है आपके लिए आज का विशेष शो। तो ये आपका फाइनल शाम का प्रोग्राम। अब आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दी जाए। 6 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी, 19 पॉइंट नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स, 72 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी ने लाज रखी है ना, और बाकी मतलब पूरी टीम ढह गई, लेकिन बैंक निफ्टी टिका रहा। समझ तो गए होंगे आप, बिल्कुल है ना। तो चलिए अब दूसरे टेस्ट का इंतजार करते हैं। दूसरा टेस्ट होगा कल सुबह 9:15 बजे से निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। बैंक निफ्टी तो अभी तक नॉट आउट है, चिंता की बात नहीं, लेकिन फिलहाल चलिए हाई बनाने के बाद अब हल्की प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में उतार चढ़ाव के बीच। विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, धन्यवाद आपका, नितिन जी का, विजय चोपड़ा साहब का और जय ठक्कर साहब और साथ ही सुमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।